मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुझे आंसर कर दीजिए। ऑनलाइन वाले बच्चे मुझसे डाउट पूछ रहे हैं, सर डिबेंचर तीसरे क्राइटेरिया में क्यों आएगा? बेटा डिबेंचर, एक सेकेंड, डिबेंचर तीसरे क्राइटेरिया में नहीं आएगा, अनलिस्टेड डिबेंचर तीसरे में आएगा। अगर लिस्टेड होता तो पहले में ही आ जाता। कोई भी सिक्योरिटी जो लिस्टेड है वो कौन से में आ जाएगी बेटा? पहले में। बाई चांस अगर अनलिस्टेड डिबेंचर है, अनलिस्टेड बॉन्ड है, तो कौन से में आएंगे बेटा? एनी अदर एसेट, है ना। अब कोई मुझसे नालायक बच्चे पूछ रहे हैं, सर यहाँ क्यों आएगा? बेटा 5 चीजें स्पेसिफिक है, उन 5 चीजों के अलावा जो भी चीज होगी यार वो कहां ही आने वाली है यहाँ पर। क्या आपको क्लियर है ये चीज? चलिए, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन ऑफ कैपिटल गेन, क्योंकि बेटा बिना इस सेक्शन के आपको कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने को नहीं मिलेगा। क्योंकि अल्टीमेटली, ध्यान से सुन लीजिए एक बार, अल्टीमेटली बेटा क्वेश्चन में आपसे पूछा जाने वाला है कि कंप्यूट करके बताइए कितना कैपिटल गेन होएगा, कितना कैपिटल गेन होने वाला है। तो बेटा कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन बनाने के लिए एक सेक्शन आता है, सेक्शन नंबर 48। मार्क दिस सेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन नंबर 48, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, क्योंकि यही क्वेश्चन आने वाला है आपके पास, है ना। कोई भी क्वेश्चन में बेटा आपको यही आएगा कि कैपिटल गेन कंप्यूट करो, मतलब एक सेक्शन तो कंफर्म लगेगा, दैट इज सेक्शन नंबर 48। सर पहले वाले में सिक्योरिटी लिखा है तो डिबेंचर और बाकी भी उसी में कवर होगा। यस बेटा, लिस्टेड है तो सिक्योरिटी नहीं लिखा है। अगर अकल के अंदर अगर अच्छे से देखेगा ना तो इधर लिखा है अदर लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, मतलब ये सिक्योरिटी नहीं है बेटा, ये लिस्टेड सिक्योरिटीज है। ये क्या है? लिस्टेड सिक्योरिटीज। तुम लोग ऐसे हंस रहे जैसे तुम बहुत होशियार हो, है ना। सब अकल के अंदर एक से बढ़कर एक। चलिए बेटा आप प्लीज फोकस करिएगा। आपको पता है, चाहूं तो मैं यहीं से आपको दिखा सकता हूं, लेकिन यहां से दिखाऊंगा ना तो आप में होती है चल, आप देखोगे आगे, इसलिए मुझे इसको छुपाना पड़ेगा। इसलिए मैं एक सेपरेट पेज क्रिएट करता हूं। फोकस करिएगा सभी लोग। सेक्शन नंबर 48। अगर आप पेशेंस रखना सीख जाओ ना तो चीजें मेरे लिए बहुत आसान हो जाए। सेक्शन नंबर 48, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। सब लोग का फोकस होना चाहिए। अब 2 मिनट के लिए मस्ती मजाक सब कुछ सेट असाइड कर देना बेटा। सेक्शन 48, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, स्टार्ट होता है फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन से, FVOC। फुल फॉर्म में आपको बता रहा हूं, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। जितने फुल फॉर्म पूछना है आज ही पूछ लेना। आज के बाद कभी किसी ने अगर पूछा FVOC मतलब क्या तो निपट जाएगा वो मेरे हाथों से। FVOC, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। अभी अपन डिस्कस करेंगे व्हाट डज इट मींस। अभी पहले अपन को याद करना है, सबसे पहले बेटा कहां से स्टार्ट करोगे? फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। इसमें से बेटा आप माइनस करते हो, ध्यान से सुनना, इसमें से आप माइनस करते हो ट्रांसफर एक्सपेंस। आप मुझे एक चीज बताइए ना, ट्रांसफर एक्सपेंस से आप क्या समझ रहे हो? बेटा एक घर मैंने ट्रांसफर करा तो इसको ट्रांसफर करने से रिलेटेड कोई खर्चा हो सकता है जिसको आपको क्या करने को मिलेगा? माइनस। तो बेटा फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन में से आप क्या माइनस कर दोगे? ट्रांसफर एक्सपेंस। अभी अपन को समझना है बाद में, पहले याद करना है। समझना बाद में है, पहले क्या करना है? याद। फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन माइनस ट्रांसफर एक्सपेंस। तो बेटा जब आप फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन में से ट्रांसफर एक्सपेंस माइनस कर दोगे तो एक फिगर आपके पास आएगा, जिस फिगर को आप बोलोगे नेट कंसीडरेशन। प्लीज मत देखा करिए नोट्स में। ऐसा आपको लग रहा है कि आप अगर मुझे आगे की चीज बताओगे तो मैं खुश होऊंगा, बेटा ऐसा नहीं है। मैं आपसे मना करता हूं आगे की चीज देखने का। फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन में आप क्या माइनस कर दोगे? ट्रांसफर एक्सपेंस। आपका क्या जाएगा बेटा? नेट कंसीडरेशन। बेटा इस नेट कंसीडरेशन में से आपको 2 और चीजें डिडक्ट करने को मिलेगी, माइनस करने को मिलेगी। फॉर्मेट एज इट इज रहने वाला है, फॉर्मेट एज इट इज रहने वाला है हर क्वेश्चन में। सबसे ऊपर क्या लिखोगे? फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, उसमें से क्या माइनस करोगे? ट्रांसफर एक्सपेंस। क्या निकल के आएगा बेटा? नेट कंसीडरेशन। इसमें से 2 चीजें आपको माइनस करने को मिलेगी। फर्स्ट इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, COA। फर्स्ट इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, COA। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिख देता हूं फुल फॉर्म, नहीं तो बार बार पूछोगे। यहीं पर लिख देता हूं बेटा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अच्छा इसके बाद बेटा एक और चीज आप माइनस करोगे, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, COI। क्या माइनस करोगे बेटा? कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। बेटा प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज फोकस करिएगा। प्लीज 2 मिनट के लिए मस्ती मजाक को 2 मिनट सेट असाइड करना। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो बेटा आपका पता है क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा कैपिटल गेन। आपका क्या आ जाएगा बेटा? कैपिटल गेन। हर क्वेश्चन में ये कैलकुलेशन आपको करना है, क्योंकि बेटा हर क्वेश्चन में आपसे पूछने को यही वाला है कि मुझे बताओ कितना कैपिटल गेन है।
इतना आसान नहीं होगा बेटा, ये आपके सिलेबस का सबसे कॉम्प्लिकेटेड कुछ सॉल्यूशन होने वाला है। फॉर्मेट सबसे सिंपल, कैलकुलेशन सबसे कॉम्प्लिकेटेड। समझेंगे बात को, क्योंकि बेटा पूरा टॉपिक ही ये है, यही पूरा टॉपिक है। दिस इज ऑल अबाउट कैपिटल गेन। हर क्वेश्चन में यही करना है, हर बार यही करना है, रोज यही करना है, लेकिन इतना आसान नहीं है। तो बेटा ध्यान दीजिएगा सभी लोग, सेक्शन नंबर 48 कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। एक मिनट बेटा, पहले अपन को याद करना है, पहले याद कर लीजिए, फिर मैं अभी समझाऊंगा, फिर डाउट पूछेगा। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन फॉर्मेट क्या है? फॉर्मेट में ध्यान देंगे सब लोग, कहां से स्टार्ट करोगे? फुल वैल्यू कंसीडरेशन माइनस क्या करोगे? ट्रांसफर एक्सपेंस, उस क्या जाएगा? नेट कंसीडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, क्या जाएगा आपका? कैपिटल गेन। एक एग्जांपल अगर मैं आपके सामने बेटा अगर एग्जांपल लेना चाहूं, सिर्फ ऐसे ही किसी बच्चे को अगर एग्जांपल से समझ आती हो चीज, फॉर एग्जांपल बेटा ध्यान से सुनना, अपन हर बार एपीटी की बिल्डिंग ही बेचते हैं तो इसी को बेच देते हैं। आपने एपीटी की बिल्डिंग बेची 5 करोड़ रुपए की फुल, बेटा प्लीज फोकस करिएगा इधर सब लोग। आपने एपीटी की बिल्डिंग बेची है बेटा, मैं यहां पर आपके सामने फिगर ले लेता हूं 5 करोड़ में, तो 5 करोड़ रुपए आपका क्या हो जाएगा? फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। अच्छा मान लीजिए बेटा इस बिल्डिंग को बेचने में आपने 20 लाख रुपए खर्च करे थे, तो मुझे बताइए नेट कंसीडरेशन कितना? सर 5 करोड़ में से 20 लाख तो सेल से रिलेटेड खर्चा हो गए, मतलब अल्टीमेटली हमारी पॉकेट में कितने आए? 4 करोड़ 80 लाख। उसको आप बोलते हैं बेटा नेट कंसीडरेशन। और मैं आपको बताऊं, इसमें से दो चीज आपको डिडक्ट करने को मिलेगी बेटा। मान लीजिए इस बिल्डिंग को आज से 15 साल पहले मैंने 1 करोड़ में खरीदा था, तो आप मुझे बताइए इसकी कॉस्ट कितनी है? 1 करोड़। 1 करोड़ इसकी कॉस्ट है। और ध्यान से सुनना बेटा, जब ये बिल्डिंग मैंने खरीदी थी, इसके अंदर 2 फ्लोर थे, 2 फ्लोर मैंने बनाए जिसपे मैंने 50 लाख रुपए खर्चा करे थे, तो बेटा वो क्या हो जाएगी? कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। कोई इंप्रूवमेंट जो आपने कैपिटल एसेट के अंदर करा हो, प्लीज फोकस करिएगा। अभी मैं आपको समझा नहीं रहा हूं, सिर्फ फिगर बता रहा हूं मैं आपको, सब लोग फोकस करिएगा। वापस से बता रहा हूं मैं आपको, इस बिल्डिंग को आपने 5 करोड़ में बेचा तो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कितना? 5 करोड़। इस बिल्डिंग को बेचने में 20 लाख रुपए खर्चा हुए, तो ट्रांसफर एक्सपेंस कितने? 20 लाख। और बेटा फॉर्मेट में अगर आप देखेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन माइनस ट्रांसफर एक्सपेंस, आपका क्या निकल कर आ जाता है? नेट कंसीडरेशन। तो नेट कंसीडरेशन आपका कितना हो गया है? 4 करोड़ 80 लाख रुपए। 4 करोड़ 80 लाख रुपए हो गया आपका नेट कंसीडरेशन। सीए फाइनल का पूरा पेपर डिपेंड अपॉन कैपिटल गेन। कैपिटल गेन की थीम पे पूरा पेपर आता है सीए फाइनल का। मतलब इतना इंपॉर्टेंट, इतना खतरनाक ये टॉपिक है, मैं आपको बता दूं आज ही। और बेटा मैं आपको बता दूं, अपन 100% कैपिटल गेन करेंगे। 100% मतलब सीए फाइनल में आपको एक भी नया प्रोविजन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है? 100% कवरेज होगा। पढ़ना आपको वापस से पड़ेगा, बहुत बड़ा टॉपिक है, तो आप 3 साल बाद याद नहीं रख पाओगे, आपको वापस से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपको चीजें याद आएंगी, है ना? चीजें आपको याद आएंगी, मतलब बहुत ईजी आपको जाने वाला है आगे जाके। तो इसीलिए इसको अभी अच्छे से कर लीजिएगा। तो फुल वैल्यू कंसीडरेशन में से आपने ट्रांसफर एक्सपेंस माइनस करे, आपका क्या आ गया? नेट कंसीडरेशन। बेटा इस बिल्डिंग को आपने खरीदा भी होगा, कितने का खरीदा होगा? 1 करोड़। अपने एग्जांपल में कितने का खरीदा है? 1 करोड़। तो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी हो गई? 1 करोड़। और बेटा इस बिल्डिंग पे हो सकता है आपने कोई खर्चा करा हो, कुछ इंप्रूवमेंट करवाया हो, कुछ न्यू फ्लोर्स कंस्ट्रक्ट करवाए हो, यस और नो? तो बेटा उसका भी कोई खर्चा होगा, उसको आप क्या बोलोगे? कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। वर्ड देखिए ना बेटा, क्या लिखा है? कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। कोई इंप्रूवमेंट जो आपने किस पे किया? कैपिटल एसेट। कितना किया है? 50 लाख। आप मुझे कैपिटल गेन बता दीजिए कितना आ रहा है? 3.3 करोड़ रुपीस आ रहा है आपका कैपिटल गेन। अच्छा बेटा एक चीज बताऊं मैं आपको, एक चीज बताना मुझे, जब तक आपने ये नहीं पढ़ा था तो आप पता है क्या समझते थे? आप समझते थे सेलिंग प्राइस को परचेज प्राइस से कंपेयर कर दोगे और क्या निकल जाएगा? कैपिटल गेन, है ना? अभी तक अपन उतना ही तो लेमन एग्जांपल लेते थे। 1 करोड़ की बिल्डिंग 5 करोड़ में बेच दी, कितना प्रॉफिट कमाया? 4 करोड़। वो 4 करोड़ क्या होता था? कैपिटल गेन। लेकिन बेटा आज आपको एग्जैक्टली उसका फॉर्मेट ध्यान रखना है, ये उसका फॉर्मेट है और हर फॉर्मेट में ये कुछ फिगर्स आपके सामने होंगे। क्या आपको इतनी बात क्लियर है? अब बेटा एक काम करिए, अब अपन को इसको समझना है, अभी मैंने इसको समझाया नहीं है, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप ध्यान दीजिएगा सभी लोग। चल सेक्शन नंबर 48 फॉर्मेट बता जल्दी से। FVOC फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन माइनस ट्रांसफर एक्सपेंस, नेट कंसीडरेशन आ जाएगा, माइनस COA करेंगे और माइनस COI करेंगे, क्या आ जाएगा? कैपिटल गेन। अरे यस और नो? अब बेटा फोकस करिएगा सभी लोग। चलो पहले तो मैं आपको समझाने से पहले एक चीज बताता हूं। आप मुझे बताओ कैपिटल गेन, कैपिटल गेन छोड़ो, कैपिटल एसेट कितने टाइप के हो सकते थे? 2 टाइप, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। तो बेटा आपका जो कैपिटल गेन आएगा ना, ये भी लॉन्ग टर्म भी हो सकता है और क्या भी हो सकता है? शॉर्ट टर्म।
इट विल डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ कैपिटल असेट। समझना मेरी बात, आपका जो कैपिटल गेन आएगा वो कैसा भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म कैसा भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म, और बेटा ये डिपेंड इस पे करेगा या असेट पे करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल बेटा रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर हैं 5 साल बाद बेचे हैं, 1 साल का क्राइटेरिया होता है, वो क्या हो जाएगा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट, तो उस पे जो कैपिटल गेन आएगा वो भी क्या हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। किस किस को एब्सोल्युटली ये बात क्लियर है? एक एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने दे रहा हूं, एक काम करता हूं इंडिविजुअली आंसर पूछूंगा। बेटा आप खड़े हो जाए। हाँ, ये प्रॉपर्टी 3 साल पहले खरीदी थी मैंने, 3 साल बाद बेची है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म? क्यों, मतलब रीजन? इमूवेबल प्रॉपर्टी में कौन सा क्राइटेरिया लगता है? नहीं, इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्राइटेरिया कौन सा लगता है, 1 साल 2 साल या 3 साल? 2 साल वाला। और मैं आपसे क्या बोला हूं बेटा, प्रॉपर्टी 3 साल पहले खरीदी है, मतलब ये प्रॉपर्टी कौन सी थी, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट, तो इस पे जो कैपिटल गेन आएगा वो भी क्या हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्या आपको क्लियर है? बिल्कुल एब्सोल्युटली। चल एक एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटा, प्लीज सब लोग फोकस करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। मैंने ज्वेलरी बेची है, ज्वेलरी, ठीक है, ज्वेलरी बेची है और मैंने इसको खरीदा था 2.5 साल पहले, तो ये ज्वेलरी मेरी क्या थी, शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट। इस पे जो कैपिटल गेन आएगा वो क्या कहलाएगा? पक्का? कसम से, मम्मी कसम, क्या कहलाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और यही असेट अगर लॉन्ग टर्म होता, 3.5 इयर्स होता, तो बेटा असेट अगर लॉन्ग टर्म होता तो कैपिटल गेन भी कौन सा हो जाता, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बैठ जाइए। अब बेटा अपन सेक्शन 48 को समझने पे आ जाते हैं, अभी तक अपन ने उसको समझा नहीं है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली चीज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अब बेटा प्लीज फोकस करिएगा, अब बारीकियां हैं, अब बारीकियां सब लोग फोकस करेंगे। सेक्शन 48 कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, फॉर्मेट एक बार बता दीजिए, उसके बाद अपन उसको शुरू करेंगे। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस ट्रांसफर एक्सपेंस, नेट कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कैपिटल गेन। अच्छा, कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कुछ भी हो सकता है, इट विल डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ कैपिटल असेट, whether asset that has been sold or that asset that has been transferred was long term or short term, yes or no? चलिए अब बेटा ध्यान से सुनिएगा, कहां पर क्या फिगर आने वाले हैं, उतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हो। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में लेमन लैंग्वेज में अगर बोलूं तो सेलिंग प्राइस, समझना मेरी बात, लेमन लैंग्वेज में बोलूं तो सेलिंग प्राइस। बेटा मैं आपको बता रहा हूं, यही हमको अच्छे से पढ़ना है, बस इसी यही ये पढ़ना है अपन को रोज। तो ध्यान दीजिएगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, अभी के लेवल पे आपको ध्यान रखना है बेटा जनरली सेलिंग प्राइस। और आपको पता है वर्ड जनरली का मतलब क्या है कि ज्यादातर केस में क्या ही होगा, सेलिंग प्राइस, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हर केस में क्या ही होगा, सेलिंग प्राइस। समझना मेरी बात, क्या लिखा है बेटा, जनरली सेलिंग प्राइस। और वर्ड जनरल का मतलब क्या होता है, इसके कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, इसके कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं। मुझे एक चीज मैं आपको बता दूं, आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में अभी के लिए क्या याद रखना है बेटा, यहाँ पर जनरली क्या आने वाला है, सेलिंग प्राइस। अच्छा, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं आपके रजिस्टर में, लेकिन बाद में मैं आपको ऐसा मौका दे दूंगा, मतलब आपकी बुकलेट पर। तो बेटा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में जनरली क्या आने वाला है, सेलिंग प्राइस। अच्छा मैं आपको बता दूं बेटा, ये जो ट्रांसफर एक्सपेंस है ना, ये आपको क्वेश्चंस में गिवन होता है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। और मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ गिवन होता है, आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे आपने एक चीज बेची है 1 करोड़ की, उसमें वो बोल देता है कि ब्रोकरेज है 1%। तो बेटा 1 करोड़ की चीज बेची और 1% ब्रोकरेज है, मतलब ब्रोकरेज कितना है, 1 लाख। तो 1 लाख आपका क्या हो जाता है, ट्रांसफर एक्सपेंस। समझना मेरी बात, ट्रांसफर एक्सपेंस में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत कहां पर है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। क्योंकि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जनरली क्या होने वाला है बेटा, सेलिंग प्राइस, लेकिन उसके बहुत सारे एक्सेप्शंस हो सकते हैं। अच्छा, नेट कंसिडरेशन, इसमें कुछ समझने की जरूरत है क्या? हाँ आप खड़े हो जाएं लास्ट में। बेटा नेट कंसिडरेशन, इसमें कुछ समझने की जरूरत है या नहीं? हाँ तो फिर क्या है, क्या ये कंसिडरेशन मिला है वो तो ये है सर। नेट कंसिडरेशन समझने की जरूरत नहीं है, नेट कंसिडरेशन का फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है, और वो फॉर्मूला क्या है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस ट्रांसफर एक्सपेंस। आपका क्या आ जाएगा, नेट कंसिडरेशन। मतलब बेटा अगर आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बता दिया जाए, ट्रांसफर एक्सपेंस बता दिया जाए, तो आप इजीली क्या निकाल लोगे, नेट कंसिडरेशन। फॉर्मेट में पुट डाउन करोगे, क्या निकल जाएगा, नेट कंसिडरेशन। बैठ जाइए, समझने की जरूरत पता है कहां पर है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मुझे बताइए ना, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से आप क्या समझ रहे हैं अभी तक?
कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, खरीदने का प्राइस, क्या आप बोल सकते हैं परचेज प्राइस, यस और नो? बच्चे ध्यान से सुनिएगा, जनरली परचेज प्राइस, और जनरली लिखा है मतलब इसके कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं। इसके बाद बेटा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मतलब क्या? एक काम करिए, क्लास में से ही एक काम करिए, आप खड़े हो जाए बेटा, हाँ आप खड़े हो जाए, नहीं आप, हाँ आप। बेटा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मतलब क्या? हाँ, कोई भी क्या करवाया हो, रेनोवेशन, वेरी गुड सर, रेनोवेशन करवाया, या फिर सर नया फ्लोर कंस्ट्रक्ट करवाया, या फिर छत को तोड़वा के वापस से बनवाया, ये सब क्या होता है बेटा? ये सब क्या होता है? इंप्रूवमेंट। ये सब क्या हो जाएगा बेटा आपका? इंप्रूवमेंट। तो एक काम करिए, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बेटा, सभी लोग प्लीज फोकस करना, लेवल इंक्रीज हो चुका है, आपको समझ भी नहीं आएगा। एक पॉइंट अगर आपने नहीं समझा ना, आगे आपको ऐसा ब्लंडर जाने वाला है, मैं आपको बता रहा हूं पहले, इसलिए फोकस करिएगा। और जिस पॉइंट में दिक्कत हो, क्लास खत्म होने के बाद उसी टाइम पे क्लियर कर लेना, क्योंकि आप उस मतलब ये मत सोचना कि कल क्लियर कर लेंगे, कल नहीं हो पाएगा, और कल अगर करना हो तो प्लीज कर ही लीजिएगा बेटा, यहाँ आप डाउट के साथ नहीं जा पाओगे कैपिटल गेन में, पूरा लिंक जाने वाला है टॉपिक। तो ध्यान से सुन लो सब लोग, सेक्शन नंबर 48 कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। एक बार मैं आपके सामने पूरा फॉर्मेट बता रहा हूं, आप मुझे बताओगे आप उससे क्या समझते हो बेटा। सबसे पहली चीज, फुल वैल्यू कंसीडरेशन, आप क्या लेने वाले हो? जनरली सेलिंग प्राइस माइनस ट्रांसफर एक्सपेंस। ट्रांसफर एक्सपेंस कहां लिखा होगा आपकी क्वेश्चंस में? नेट कंसीडरेशन फॉर्मूला लगाओगे, एफपीओसी माइनस ट्रांसफर एक्सपेंस, क्या निकल के आएगा? नेट कंसीडरेशन। इसमें दो चीजें माइनस करोगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब खरीदने का प्राइस, एक सेकंड, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब जनरली परचेज प्राइस, और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मतलब कोई भी इंप्रूवमेंट जो आपने कैपिटल एसेट पे किया उसकी कॉस्ट। क्वेश्चन में मेंशन होती है, क्वेश्चन में लिखी होती है, आपका क्या आ जाएगा बेटा? कैपिटल गेन। एक चीज मुझे आंसर करिएगा, कैपिटल गेन जो भी आपका आने वाला है वो लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म होगा? सर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म विल डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ कैपिटल एसेट। अगर एसेट लॉन्ग टर्म था तो कैपिटल गेन भी क्या होगा? लॉन्ग टर्म। और सर अगर एसेट शॉर्ट टर्म था तो कैपिटल गेन भी क्या होगा? शॉर्ट टर्म। क्या आपको इतनी बात क्लियर है? नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स प्रोविजो। आप मुझे एक चीज बताइएगा, व्हाट डज वर्ड प्रोविजो मींस? मैंने आपको बताया था प्रोविजो मींस एक्सेप्शन टू सेक्शन। एक्सेप्शन टू सेक्शन बेटा ध्यान से सुनना, सेक्शन नंबर 48 के कुछ 6 या 7 प्रोविजो है। लिखना मत, प्लीज मत लिखिएगा, मत लिखिएगा बेटा, प्लीज फोकस करिएगा सब लोग। अब थोड़ा सा लेवल है, सबका फोकस होना चाहिए अच्छे से। आपको पता है प्रोविजो मतलब क्या? सर प्रोविजो मतलब होता है सेक्शन का एक्सेप्शन। तो बेटा आपने एक इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ा, सेक्शन नंबर 48 कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। इसके बहुत सारे प्रोविजो हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजो है सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन नंबर 48। ध्यान दीजिएगा बेटा, आपको प्रोविजो नंबर भी याद रखना है। कौन सा प्रोविजो है? सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 48, सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन नंबर 48। ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा है, एक बार मैं आपको मौका दे रहा हूं, आप मुझे समझाना, अगर नहीं समझा पाओगे तो मैं आपको समझाऊंगा। देखिए क्या लिखा है, सेकंड प्रोविजो, और प्रोविजो मतलब क्या होता है? एक्सेप्शन। क्या लिखा है? सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 48 क्या बोल रहा है? ध्यान से देखिए, इन केस ऑफ कौन सा एसेट? इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। ध्यान से सुनना बेटा, एक्सेप्शन मतलब इस प्रोविजो का काम पता है क्या है? ऊपर जो लिखा है वो जाए भाड़ में। अगर मैं कुछ बोल रहा हूं तो किसकी सुनना पड़ेगी बेटा? प्रोविजो की, क्योंकि वो क्या है? एक्सेप्शन। प्लीज फोकस करिएगा, प्लीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं। सेक्शन नंबर 48 कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन का सेकंड प्रोविजो क्या बोल रहा है? देखिए, इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, सीओए सीओआई। सीओए मतलब क्या होता है बेटा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और सीओआई मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। शुड बी इंडेक्स्ड सीओए एंड इंडेक्स्ड सीओआई। फोकस करिएगा, समझिएगा बात को। सीओए को आप क्या कर दोगे बेटा? ध्यान से सुनना, अगर एसेट आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, अगर एसेट आपका क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, तो सेकंड इंडेक्सेशन, सेकंड प्रोविजो बोला है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मत लेना। आपने फॉर्मेट में अभी क्या पढ़ा था? क्या लोगे बेटा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। लेकिन सेकंड प्रोविजो बोल रहा है अगर एसेट लॉन्ग टर्म है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मत लेना, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेना। कौन सी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और बेटा क्या बोल रहा है? कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी मत लेना। आप क्या लेना पता है? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। सब लोग ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन नंबर 48। क्या बोल रहा है बेटा? बड़ी सिंपल सी बात, एक लाइन की बात बोला, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन।
का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड प्रोविडो क्या बोल रहा है बेटा, अगर असेट लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है तो आपको बेटा यहां पर ध्यान देना, अगर असेट आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है तो आप बेटा इसको रिप्लेस कर दोगे, इसको रिप्लेस कर दोगे किससे, ICOA, और इसको भी कर दोगे किससे, ICOI। अब एक काम करिए ना, आप मुझे एक काम करिए, आप मुझे बताइए व्हाट इज ICOA, व्हाट इज ICOI, अगर आपको कुछ समझ आ रहा हो इससे तो मैं आपको सिखाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा। हाँ बेटा खड़े चाहिए। बेटा ध्यान से सुनना, मार्केट वैल्यू की बात नहीं हो रही है, ठीक है, मार्केट वैल्यू की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर इन्फ्लेशन कोई इंडेक्स होता है, एक इन्फ्लेशन इंडेक्स होता है जिसके अकॉर्डिंग आपको उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। इन्फ्लेशन इंडेक्स होता है और उस इंडेक्स के अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट करना है, इसलिए उसको आप क्या बोलते हो, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज बताइए ना, प्लीज फोकस करिएगा, प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मुझे बताइए बेटा, अभी अपन ने जो एग्जांपल लिया था, थोड़ा सा ध्यान देना, एपीटी की बिल्डिंग अपन ने बेची थी, एपीटी की बिल्डिंग कितने पे बेची थी अपन ने, सेलिंग प्राइस कितना था, 5 करोड़। एग्जांपल को चेंज कर रहा हूं बेटा, आज से 15 साल पहले, आज से 15 साल पहले आपने वो बिल्डिंग खरीदी थी 1 करोड़ रुपए। आप मुझे बताइए क्या आपका कैपिटल गेन 4 करोड़ होना चाहिए? सुनना मेरी बात, अभी तक जो अपन ने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए था, 4 करोड़। लेकिन आप मुझे बताइए आज का प्राइस और 15 साल के प्राइस में कोई फर्क नहीं है क्या? आज के प्राइस और 15 साल के, आप मुझे बताइए ना बेटा, 15 साल पहले कोई बिल्डिंग आपने 1 करोड़ की खरीदी थी, क्या उसमें इन्फ्लेशन की वजह से आज वो महंगी होना चाहिए थी? क्या आज वो बिल्डिंग हो सकता है 4 करोड़ की मिलती? यस और नो? तो बेटा आपको इंडेक्सेशन करना पड़ेगा, और मैं आपको बता दूं, ये रहा आपके सामने इंडेक्सेशन का चार्ट, ये रहा आपके सामने इंडेक्सेशन का चार्ट। आपको ये बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है। सब लोग प्लीज ध्यान से सुनिएगा, एक एक बात इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है। आपको बेटा एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर दिया जाएगा जो भी रेलेवेंट ईयर का इंडेक्सेशन होगा, ठीक है, जो भी रेलेवेंट ईयर का होगा वो दिया जाएगा, लेकिन फिर भी आपको 2 याद रखने, एक आपको बेस ईयर का याद रखना है बेटा, बेस ईयर का कितना होगा, 100। प्लीज फोकस करिएगा सभी बच्चे, बेस ईयर का कितना होगा बेटा, 100। और एक आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान से सुनना, 22-23 का 331। एक आपको बेस ईयर का याद रखना पड़ेगा और एक आपको कौन सा याद रखना पड़ेगा, 22-23 का 331। 2 आपको याद रखने पड़ेंगे। फिक्स है सर बेटा, ये अपने नहीं है बेटा, ये अपन को सरकार ने दिए, सरकार ने दिए कि आप अपने एसेट को इसके अकॉर्डिंग क्या कर लो, एडजस्ट करना मैं अभी सिखाऊंगा आपको, ठीक है, एडजस्ट करना मैं अभी आपको सिखाऊंगा। चलिए एक काम करिए, अब बेटा एक बार है ना, चीजों को ग्रिप में लाने के लिए इसको मैं हटा रहा हूं, और मैं चार्जिंग सेक्शन पे भी नहीं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं सिर्फ सेक्शन नंबर 48 के बाद। सेक्शन 48 कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, कहां से स्टार्ट करते थे बेटा, फुल वैल्यू कंसिडरेशन माइनस क्या करते थे, ट्रांसफर एक्सपेंस, क्या निकल के आता था, नेट कंसिडरेशन। फिर 2 चीजें माइनस करते थे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, क्या निकल के आता था, कैपिटल गेन। अच्छा कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म होगा, शॉर्ट टर्म होगा? नेचर ऑफ कैपिटल एसेट बताएगा, हम नहीं बताएंगे, एग्जाम में हमें बताना पड़ेगा देखते हुए नेचर को, ठीक है, एग्जाम में हमें क्या बताना पड़ेगा बेटा, लॉन्ग टर्म है या फिर शॉर्ट टर्म। ये तो बेटा आपका हो गया मेन सेक्शन, प्लीज फोकस करिएगा, ये तो आपका क्या होगा, मेन सेक्शन 48। आप मुझे बताइए इसके बहुत सारे प्रोविजो में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजो, सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 48, उसने आपसे बोला सिंपल सी बात, ध्यान से सुनिए, अब आपको नहीं बोलना, आप मुझे बोलना है। सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 48 ने क्या बोला, अगर असेट लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म नहीं बेटा, असेट कौन सा है, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म डिपेंड करता है 1 साल 2 साल 3 साल, मतलब वो किस पे, नेचर ऑफ कैपिटल एसेट पे। अगर एसेट कौन सा है बेटा, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, तो आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस नहीं करोगे, आपको क्या माइनस करना चाहिए, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और बेटा आपको कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी माइनस नहीं करना चाहिए, आपको क्या माइनस करना चाहिए, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। यस और नो? अब प्लीज फोकस करिएगा, मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। इससे पहले CII, ये बेटा हमें सरकार देती है, पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं, ये हमें सरकार ने दिया है तो ये फिक्स रहेगा। आपका एक क्वेश्चन आए इससे पहले मैं बता देता हूं बेटा, ये फिक्स है, और आपको ये याद भी रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये वाला यूज होना होगा ना तो क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा कि इस साल का 113 है, ठीक है, लेकिन 2 आपको फिर भी ध्यान रखना पड़ेंगे। फर्स्ट इज बेस ईयर, क्योंकि बेटा कई क्वेश्चंस में वो आपको बेस ईयर का इंडेक्सेशन नहीं बताता है, जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कितना होगा बेटा, 100। और एक आपको ध्यान रखना पड़ेगा 22-23 का, वो कितना है, 331। मार्क कर लीजिएगा, अगर मतलब मार्क कर लीजिएगा आप लोग इस चीज को, आपको 2 याद रखने बेटा। अब मैं आपको कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं इसको, अब फोकस करिएगा बच्चे सभी लोग।
सबका अच्छे से फोकस होना चाहिए। बेटा एक एग्जांपल है आपके सामने, एग्जांपल देखिए क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है, 1 लाख। प्लीज फोकस करिएगा बेटा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है, 1 लाख। किस साल में, किस साल खरीदा था बेटा, 2001-2, मतलब आज खरीदा था या बहुत पहले का भी खरीदा है, बहुत पहले का भी खरीदा है, यस और नो। अच्छा सीआईआई गिवन है फाइनेंशियल ईयर 2001-2 का 100, नहीं भी गिवन होता तो आपको पता है बेटा 2001-2 का सीआईआई कितना है, 100, बेस ईयर है ये हमारा बेस ईयर है, उसका कितना है, 100। अच्छा लिखा है सीआईआई फॉर 23-24 345। देखिए क्वेश्चन ने बता दिया आपको सीआईआई 23-24 का कितना है बेटा, 345। आप मुझे क्या 1 लाख की, 1 लाख तो बेटा सीओ है, क्या आप मुझे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बता सकते हो, अगर बता सकते हो तो बता दो। कैसे कैलकुलेट करा, मुझे कैलकुलेट करना सिखा दो, मैथ्स थोड़ी मेरी कमजोर है। सर 1 लाख को मल्टीप्लाई बाय करेंगे, बेटा ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे, प्लीज फोकस करना, मतलब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, मेरी मैथ्स कमजोर है, मुझे तो ये ऐसा कैलकुलेशन वगैरह याद नहीं रह पाएगा, आप तो मुझे फॉर्मूला बना के दे दो, एक आप मुझे फॉर्मूला बना के दे दो, क्या फॉर्मूला होना चाहिए इसका, सीओए मल्टीप्लाई बाय सीआईआई ऑफ ट्रांसफर वाला ईयर, करंट नहीं बेटा, सीआईआई ऑफ ट्रांसफर वाला ईयर डिवाइड बाय सीआईआई ऑफ परचेज वाला ईयर, बेस ईयर नहीं बेटा, सीआईआई ऑफ परचेज वाला ईयर। ध्यान से सुनना, अब अभी आप हल्के में ले रहे हो इसको, अब भी हल्के में ले रहे हो, अब भी इसी में सबको डाउट आने वाला है, इसलिए बहुत अच्छे से फॉर्मूला देख लो। क्या लिखा है बेटा, सीओए इज इक्वल टू, सॉरी आईसीओए इज इक्वल टू क्या होने वाला है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाई बाय सीआईआई कौन सा वाला, ट्रांसफर वाला, और डिवाइड किसे करोगे बेटा, सीआईआई कौन सा वाला, परचेज वाला। एक गलती जो बहुत ही बेवकूफ बच्चा कर सकता है, अकलमंद बच्चा कभी नहीं करेगा, वो उल्टा कर सकता है बेटा। उल्टा करने से पता है, वो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सीओए 1 लाख था और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन चाहे 40,000 आ जाए इंडेक्स वाली, तो अगर ऐसा कुछ हो जाए तो आप समझ जाना कि कम नहीं करना थी कॉस्ट को, क्या करना था, बढ़ाना था। ठीक है, अगर किसी नालायक ने उल्टा कर दिया, ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे 345 से कर दिया, तो इंडेक्स की जगह उल्टा हो जाएगा बेटा, शायद 30-40 हजार कुछ फिगर आ जाएगा, आपका नुकसान हो जाएगा, काम लग जाएंगे आपके। तो यार अगर ऐसा उल्टा कर लो तो समझ जाना कि आपसे लिखने में थोड़ी सी गलती हो गई है, और आप वो होशियार बच्चे, आपको पता है कि वैल्यू कम नहीं करना थी, क्या करना थी, बढ़ानी थी, मतलब फॉर्मूले को उल्टा कर दो। क्लियर है आपको ये चीज? चलिए एक बार मैं आपको फॉर्मूला दिखा रहा हूं बेटा, फॉर्मूला देखते से ही आपको डाउट आना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत टेक्निकल है, सिंपल नहीं है, बहुत टेक्निकल है यही फॉर्मूला। चलो अच्छा चैलेंज ले लो इसको ऐसा, चलो नहीं अगर आप इसको हल्के में ले रहे हो, चलो चैलेंज ले लो। कौन ले रहा है, आप मुझे इंडिविजुअली बताओ कि मैं ले रहा हूं सर चैलेंज, और आपके सामने कैलकुलेशन भी बता दूंगा तो भी आप मुझे समझा नहीं पाओगे, बता नहीं पाओगे कि क्या हो रहा है। ले रहे हो बताओ, चलो। अच्छा पहले एक काम करो आप बेटा, ध्यान से सुना, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का अभी अपन ने फॉर्मूला देखा, एक अपन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का भी देख लेते हैं। नहीं बेटा सेम नहीं है, आप गलत कह रहे हो, सेम बिल्कुल सेम नहीं है। मैं आपसे बोल रहा हूं डू नॉट आंसर कोई भी चीज ऐसे लेमन लैंग्वेज में आंसर मत करो, बहुत बारीकी है, बहुत बारीकी। अभी फॉर्मूला दिखाऊंगा ना, यहां पर दिक्कत हो जाएगी, अभी मत करो ऐसे हल्के में। देखिए एग्जांपल नंबर 2, सीओआई कितना है, 2 लाख फाइनेंशियल ईयर 2001-2। इसके बाद बेटा सीआईआई फाइनेंशियल, अच्छा सीआईआई 2001-2 का 100 गिवन है, आपको ऑलरेडी पता था, और 22-23 का 345 गिवन है। 2 लाख रुपए आपको इंडेक्सेशन करना है बेटा, इंडेक्सेशन करना है, फॉर्मूला बनाइए आप तो मुझे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मल्टीप्लाई बाय सीआईआई ऑफ ट्रांसफर। अभी तक सेम है बेटा, इस बार परचेज नहीं, इस बार, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपने इंप्रूवमेंट उसी टाइम करवाया हो जब परचेज किया हो सकता है इंप्रूवमेंट परचेज 10 साल पहले किया था लेकिन इंप्रूवमेंट 5 साल पहले किया। तो सीआईआई किस साल का लोगे बेटा, नीचे वाले में इंप्रूवमेंट। क्या आपको ये क्लियर है? अच्छा एक काम करिए, अगर मैं आपसे कैलकुलेट करने को बोलूं तो आप पता है क्या करोगे, 2 लाख को मल्टीप्लाई करोगे किससे, 345, और डिवाइड किससे करोगे, 100, तो कितना आ जाएगा, 6,90,000।
अब बेटा मैं आपके सामने ये फॉर्मूला दिखा रहा हूं बेटा, फॉर्मूला बहुत टेक्निकल है, यही चीज जो आप कर रहे हो उसका फॉर्मूला बहुत टेक्निकल है, देखिए आप। और कोई मुझे इसका लॉजिक अगर बता देगा तो मान जाऊंगा मैं उसका लोहा, अगर कोई मुझे इसका लॉजिक बता दे। हाँ ठीक है ना, मतलब इसको एज अ चैलेंज लीजिए, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि आप मुझे इस छोटी सी चीज को समझ के बताइए, और मैं आपको बता चुका हूं ऐसा कुछ नहीं है। सर अगर परचेज, वेरी गुड सर, अगर परचेज 2001-2 से पहले की गई है तो 2001-2 का सीआईआई लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल बच्चे ध्यान से सुनिएगा, वेट चाहिए, एक काम करिए ना, और कौन बताना चाहता है, कौन पार्टिसिपेट करना चाहता है इसमें? हाँ आप खड़े हो जाइए। बेटा एक असेट तूने खरीदा था 1947 में, इंडिया पाकिस्तान का जैसे ही बंटवारा हुआ तूने बेटा पंजाब के अंदर एक लैंड खरीद ली। ध्यान से सुन, 1947 में 1947 कितने की खरीदी? 10 लाख। बच्चे बहुत अच्छे से सुन लेना इस चीज को। अब बेटा इसको क्या ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है? अगर तू आज बेचेगा बेटा 100 साल पुरानी चीज, ये क्या हो जाएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, यस और नो? अच्छा सेकंड प्रोविजन लग जाएगा। सेकंड प्रोविजन क्या बोलता है? आपको क्या करना पड़ेगा? इंडेक्सेशन। आपको पता है दिक्कत क्या है? ये बताएगा सर। दिक्कत ये है कि हमारा जो इंडेक्सेशन का चार्ट ही शुरू हो रहा है वो किस साल से हो रहा है? 2001-2। सर हमारा बेस ईयर ही क्या है? 2001-2। मतलब सर हमें इंडेक्सेशन कब से ही मिलना स्टार्ट होगा? 2001-2। बेटा कोई बच्चा अगर इससे पहले से लेना भी चाहे तो कैसे ही लेगा? मन से थोड़ी कोई नंबर बना लेगा और इंडेक्सेशन लेगा, नहीं है ना। हमारा जो बेटा सीआईआई का चार्ट है उसमें बेस ईयर में कितना ही आ रहा है? 100। तो इफ असेट इज परचेज बिफोर 1/4/2001, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर असेट बेटा 1/4/2001 से पहले खरीदा गया है, फॉर एग्जांपल 1947, तो आपको बेटा यहां पर परचेज डेट का 1947 का सीआईआई लेने की जरूरत नहीं है, आपके पास अवेलेबल भी नहीं है। आपके पास अवेलेबल भी नहीं है। आपको क्या लेना पड़ेगा बेटा? 2001-2 का, जो कि कितना होने वाला है आपका? 100। इसीलिए मैंने आपसे बोला है आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि असेट पुराना हो सकता है, सीआईआई वो बताएगा नहीं, तो आपको मन से लेना पड़ेगा। कितना बेटा? 100, क्योंकि बेस ईयर में कितना होता है? 100। किस किस को क्लियर है? चलिए एक बैठ जाइए, एक एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूं बच्चे, अब आंसर करिएगा प्लीज। बस इसके बाद मैं क्लास को खत्म कर रहा हूं यहीं पर। एक एग्जांपल दे रहा हूं आपके सामने। आप बेटा सेल कर रहे हो, सेल अपने प्रीवियस ईयर में होती है जनरली, तो सेल कर रहे हो मान लो 22-23 में, फॉर एग्जांपल 22-23 में आपने क्या करी है? सेल। तो यहां पर आप सीआईआई कौन सा ले लोगे? 22-23। एक काम करिए ना, चार्ट में देख के बता दीजिए 22-23 का सीआईआई। बेटा चार्ट में देखने की जरूरत नहीं है, याद करने का बोला है आपसे। कितना होगा? 331। तो सीआईआई बेटा नहीं, आप सीआईआई आपका क्या हो जाएगा? ऊपर वाले में 331। अच्छा ये असेट आपने खरीदा था 1947 में, 47 में नहीं खरीदा था बेटा, 1980 में खरीदा था। 1980 में भी नहीं खरीदा था, 1990 में खरीदा था। अरे यार 1990 में भी नहीं खरीदा, 1997 में खरीदा। सर 1/4/2001 से पहले हमेशा क्या आने वाला है? 100। लेकिन बेटा असेट आपने 2005 में खरीदा। अब बेटा ध्यान से सुनना, जब भी ऐसा होगा, प्लीज फोकस करिएगा, जब भी ऐसा होगा तो इंस्टीट्यूट आपको बताएगा कि उस साल का सीआईआई क्या है। तो बेटा इस साल का सीआईआई आपको क्वेश्चन में गिवन आ जाएगा 117। तो आप यहां पर कितना ले लोगे? 117। क्या आपको ये क्लियर है? एक काम करिए बेटा, चलिए अब अपन कल नहीं देखेंगे, ये और देख लीजिए बस। मतलब इसमें कुछ नया नहीं है, आप बस देख लीजिए और मैं क्लास खत्म कर रहा हूं। ये ICOI का फॉर्मूला देख लीजिए। इसमें और उसमें किसने देख लिया है? बेटा खड़े हो जाइए। इसमें और इसमें फर्क क्या है? सर ऊपर भी सेल्स डेट लेनी थी, यहां भी सेल्स डेट लेनी है। इधर बेटा परचेज डेट लेनी थी, यहां पर इंप्रूवमेंट डेट, लेकिन ये फर्क नहीं है, मेजर फर्क एक दूसरी जगह है। यहां पर बेटा ध्यान देना, यहां पर आपको सेल्स डेट का लेना है ऊपर, यहां भी लेना है। यहाँ पर परचेज डेट का लेना है, यहाँ कौन सा लेना है? इंप्रूवमेंट डेट का। लेकिन फर्क ये नहीं है बेटा, ये तो एक लॉजिकल फर्क है। फर्क पता है क्या है? यहाँ पर आपको वो बेस ईयर का कुछ था और यहाँ पर बेस ईयर का कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसकी वजह मैं आपको बता देता हूं अभी, अगर आपको समझ आए तो ठीक है, नहीं आए तो भी कोई बात नहीं। बेटा अगर इंप्रूवमेंट आप बेस ईयर से पहले करवा लेते हो ना, तो इंप्रूवमेंट को इग्नोर ही करना होता है।
अगर इंप्रूवमेंट, जैसे मान लीजिए बेटा आपने एक घर खरीदा था 1947 में, एक एग्जांपल दे रहा हूं आपके सामने, प्लीज फोकस करिएगा। एक 1947 में आपने घर खरीदा, इस घर में बेटा 1971 के अंदर आपने कुछ इंप्रूवमेंट करवाया, तो आप मुझे बताइए क्या बेस ईयर से पहले आपने इंप्रूवमेंट करवाया? यस। तो सरकार बोलती है, कैपिटल गेन के कंसेप्ट बोलते हैं कि अगर बेस ईयर से पहले कोई भी इंप्रूवमेंट है, लात मार दो, कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब इंप्रूवमेंट का बेनिफिट कभी मिलेगा? जब वो 2001-2 या उसके बाद हो। इसलिए बेटा यहां पर उन्होंने नीचे कुछ भी ऐसा नहीं लिखा, क्योंकि ये यहां पर एप्लीकेबल ही नहीं था। समझ रहे हैं क्या मेरी बात आप लोग? एक काम करेंगे बेटा, कल अपन कंटिन्यू करेंगे। चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब बेटा सब लोग प्लीज फोकस करेंगे, सबका ध्यान है अच्छे से। चलिए एक काम करते हैं बेटा, एक लास्ट टाइम, नहीं सुनिए मेरी बात ध्यान से, ईमानदारी से बोल रहा हूं, एक लास्ट टाइम और बिल्कुल बिल्कुल बेटा अच्छे से, डिसेंट फॉर्म में बिल्कुल अच्छे से एक बार रिवाइज करेंगे, क्योंकि आगे का पोर्शन अपना थोड़ा टेक्निकल होने वाला है, तो आपको पहले का बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं सबके सामने। अच्छा, बड़े प्यार से अपन रिवाइज करेंगे ना, बहुत चिल्ला चिल्ला के नहीं करेंगे, बड़े अच्छे से, लेकिन पार्टिसिपेट सब बच्चे करेंगे। Section 45 subsection 1, any profit or gain arising from transfer of capital asset shall be chargeable under the head capital gain in the year in which such transfer took place. तो बेटा 45(1) चार्जिंग सेक्शन ने आपको दो चीज क्या बताई कि जब भी आपका कैपिटल एसेट का ट्रांसफर होगा आपको क्या लग जाएगा? कैपिटल गेन। और ईयर बता दीजिए किस ईयर में लग जाएगा? सर ट्रांसफर की डेट, सर जिस साल ट्रांसफर हुआ उस साल क्या लग जाएगा? कैपिटल गेन। बेटा कैपिटल एसेट की डेफिनेशन कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 2 क्लॉज 14। सर कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द एसएससी वेदर और नॉट इट इज कनेक्टेड विद बिजनेस और प्रोफेशन। एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय एफआईआई बट इट डज नॉट इंक्लूड स्टॉक इन ट्रेड, मूवेबल पर्सनल एसेट, रूरल एग्रीकल्चर लैंड, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, बट इट ऑलवेज इंक्लूड 6 थिंग्स: ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन और एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। अब बेटा जब भी कैपिटल एसेट होगा, बेटा प्लीज ध्यान से सुनना सभी लोग, सिर्फ कैपिटल एसेट होने से कैपिटल गेन नहीं लगेगा, सिर्फ कैपिटल एसेट होने से कैपिटल गेन नहीं लगेगा। कैपिटल गेन लगने के लिए कैपिटल एसेट का क्या होना चाहिए? ट्रांसफर। सेक्शन 2 क्लॉज 47, ट्रांसफर इंक्लूड्स सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट ऑफ एसेट, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट, कंपल्सरी। एक सेकंड, शॉर्टकट में रिवाइज करें, शॉर्टकट में। सेक्शन 2 क्लॉज 47, ट्रांसफर इंक्लूड सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट, extinguishment, compulsory acquisition, conversion of capital asset into stock in trade, possession of immovable property, indirect transfer, redemption of zero coupon bond. Nature of capital asset. अच्छा, कैपिटल गेन क्या दो टाइप का हो सकता है? कैपिटल गेन, सुनना मेरी बात, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कैपिटल एसेट, आई एम टॉकिंग अबाउट कैपिटल गेन। कैपिटल गेन कितने टाइप का हो सकता है बेटा? दो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कब होगा? जब असेट क्या होगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। शॉर्ट टर्म कब होगा? जब असेट क्या होगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट। और ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए बेटा असेट को डिसाइड करने के लिए 3 क्राइटेरिया, एक साल वाले क्राइटेरिया के अंदर 3 असेट आते हैं: लिस्टेड सिक्योरिटीज, यूनिट्स ऑफ यूटीआई और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, और जीरो कूपन बॉन्ड। और बेटा 2 साल वाले क्राइटेरिया में दो चीजें कौन कौन सी आती है? अनलिस्टेड शेयर्स, इमूवेबल प्रॉपर्टी। एक बारीक पॉइंट, गलती मत करना, अनलिस्टेड सिर्फ कौन सा आता है? शेयर्स। मतलब और कोई सी अनलिस्टेड सिक्योरिटी है तो कौन से क्राइटेरिया में आएगी? 3 साल। अच्छा, 3 साल वाले क्राइटेरिया में कितनी चीज आएंगी? सर वो तीन और 2, 5 को जोड़ के सभी चीज कहां आएगी? 3 साल वाले क्राइटेरिया के अंदर। क्या आपको क्लियर है ये चीज? इसके बाद बेटा हमने काम की चीज पढ़ी थी, एक बार मैं इसको देखते हुए चलता हूं यहां पर। अच्छा, हमने देखा था बेटा वो गोल्ड के यूटेंसिल्स पे कैपिटल गेन आएगा, है ना? वो महाराजा केस आ रहे थे, गोल्ड के यूटेंसिल्स पे कैपिटल गेन आएगा, लेकिन कौन से में नहीं आएगा बेटा? सिल्वर यूटेंसिल्स। ओके, फिर डेफिनेशन ऑफ अर्बन एरिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ अर्बन एरिया। बेटा ध्यान से सुनना, कैपिटल एसेट के अंदर कौन सी लैंड कवर नहीं थी? रूरल एग्रीकल्चर लैंड। जब आपको ये पता करना था कि रूरल एग्रीकल्चर लैंड मतलब क्या, तो आप वहां पर गए, आपने वहां पर क्या देखा कि रूरल एग्रीकल्चर लैंड मतलब कोई भी ऐसी लैंड जो कि कौन सी ना हो यार? अर्बन। एंड व्हाट डज अर्बन एग्रीकल्चर लैंड मीन? किसी भी जगह की पॉपुलेशन अगर 10,000 या उससे ज्यादा है तो वो जगह क्या हो जाएगी? अर्बन एरिया। सर 10,000 से 1 लाख तक की पॉपुलेशन है तो 2 किलोमीटर के बाहर का एरिया भी क्या माना जाएगा? अर्बन। और बेटा अगर पॉपुलेशन 1 लाख से 10 लाख है तो बाहर का 6 किलोमीटर एरिया अर्बन।
और बेटा अगर पॉपुलेशन भोपाल या मुंबई जैसा शहर है जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है तो बेटा बाहर के 8 किलोमीटर का एरिया भी क्या माना जाएगा, अर्बन। और बेटा यहाँ पर 8 किलोमीटर का एरिया, यहाँ पर 8 किलोमीटर का एरिया, प्लीज फोकस करिएगा बच्चे। यहाँ पर जब आप 8 किलोमीटर कैलकुलेट करोगे तो बेटा आप बाय रोड नहीं करोगे कि यूं गए आप 2 किलोमीटर फिर यूं गए और यूं गए, ऐसा नहीं। आपको बेटा वो किलोमीटर कैसे डिस्टेंस करना पड़ेगा, एरियली। सभी बच्चे प्लीज फोकस करेंगे बेटा। सेक्शन नंबर 48 कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, अब बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे। सेक्शन 48 कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, फुल वैल्यू कंसिडरेशन जनरली क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस क्या करोगे, ट्रांसफर एक्सपेंस। ट्रांसफर एक्सपेंस कहां लिखा होता है, क्वेश्चन में। क्लियर कट वो आपको लिख के देगा कि 2% है या फिर 20,000 है, लिख के देगा वो आपको ट्रांसफर एक्सपेंस। तो बेटा ट्रांसफर एक्सपेंस आपको क्वेश्चन में लिखा होगा, आप फुल वैल्यू कंसिडरेशन में से ट्रांसफर एक्सपेंस माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेट कंसिडरेशन। इस नेट कंसिडरेशन में से आपको दो चीजें डिडक्ट करने को मिलेगी। फर्स्ट इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। व्हाट वाज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सर, जनरली परचेज प्राइस। सर जनरली परचेज प्राइस, और ये क्या था, जनरली सेल्स प्राइस। अगर किसी ने नहीं लिखा हो तो आज लिख लेना बेटा, जनरली सेल्स प्राइस, जनरली परचेज प्राइस। अच्छा, व्हाट डज इंप्रूवमेंट मींस? सर एक बिल्डिंग की 10 फ्लोर थे, हमने 5 नए फ्लोर बनाए, इंप्रूवमेंट। 2 फ्लोर तोड़ के वापस बनवा दिए, इंप्रूवमेंट। तो बेटा इंप्रूवमेंट, आपको क्या इंप्रूवमेंट का भी बेनिफिट मिलेगा, यस, व्हाइल कैलकुलेटिंग कैपिटल गेन आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का भी बेनिफिट मिलेगा और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का भी मिलेगा, और आपका क्या आ जाएगा बेटा, कैपिटल गेन। आप मुझे एक चीज बताइए, कैपिटल गेन आपका 2 टाइप हो सकता है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इट विल डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ कैपिटल असेट। फिर हमने इसके बाद बेटा प्रोविजो देखा था। प्रोविजो का मतलब मैंने आपको बताया था एक्सेप्शन टू सेक्शन। बेटा प्रोविजो में हमने क्या देखा था, कौन सा प्रोविजो था, क्योंकि आपको नाम के साथ याद रखना है। मतलब बेटा ध्यान से सुनना, मैं अगर आपको उसका पूरा प्रोविजो बताऊं तो आपको ऐसा लिखना चाहिए उसके बारे में, सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 48। मतलब सेक्शन 48 का कौन सा प्रोविजो, सेकंड प्रोविजो। मतलब बेटा सेक्शन 48 के कई प्रोविजो हैं, उसमें से आपने कौन सा पढ़ा, सेकंड प्रोविजो। आपको पता है आपने क्यों सेकंड प्रोविजो पहले पढ़ा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वही है। इंपॉर्टेंस के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, कुछ आपके लिए रेलेवेंट नहीं है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बेटा ध्यान से सुनना, सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 48 ने क्या बोला, अगर असेट लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है, इफ असेट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट, then do not take cost of acquisition, do not take cost of improvement, instead you should take index cost of acquisition और index cost of improvement। अगर आपका असेट लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है तो सीओए मत लेना, सीओए को रिप्लेस कर देना किससे बेटा, आईसीओए। सीओआई मत लेना, उसको रिप्लेस कर देना आईसीओआई। और बेटा मैंने आपको कैलकुलेट करने के लिए कुछ सिखाया था, मैंने आपको एग्जांपल दिया था। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक काम करता हूं मैं, एक नया एग्जांपल दे देता हूं, उससे मुझे समझ आ जाएगा कि आपको क्लियर था। एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं, ये इसी के ऊपर दे देता हूं ताकि यहीं के यहीं आप दिमाग लगा लो और इंडेक्सेशन कर लो। बेटा आपने एसेट खरीदा है 2006-07 में 2.5 लाख रुपए का, और आप बेच रहे हो 22-23 में, सेल कर रहे हो, तो आप मुझे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बता दीजिए। आप मुझे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बता दीजिए। अभी मैं आपको यहां पर, आप मुझे बता दीजिए कैसे करना पड़ेगा इसको सॉल्व। बेटा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को निकालने के लिए आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लोगे जो है 2.5 लाख, इसको मल्टीप्लाई करोगे CII ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर, मतलब कितने से 331, और डिवाइड करोगे CII इन द ईयर ऑफ परचेज, मतलब 122। तो कितना आ रहा है आपका फिगर, 6,78,278। अब बेटा किसी का आंसर 7,07,264 आया था। बेटा वो ध्यान से सुनना, फॉर्मूले में बेस ईयर नहीं लेना है हमेशा, फॉर्मूले में ईयर ऑफ परचेज लेना है आपको। ईयर ऑफ परचेज जिस भी साल की होगी आपको डिवाइड उस वाले से करना पड़ेगा, ठीक है, 122। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एक बारीक क्वेश्चन, मतलब मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूं। आप मुझे बताइए बेटा, अगर असेट यहां नहीं खरीदा होता, 1968 में खरीदा होता, तो मुझे बताइए कितना लेते, 100। क्लियर है आपको ये चीज? अच्छा इंप्रूवमेंट के केस में आप पता है बेटा, इंप्रूवमेंट के केस में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि इंप्रूवमेंट आपको 1/4/2001 से पहले वाली क्या करनी होती है, इग्नोर। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, सब लोग फोकस करिएगा। एक चीज मैं आपको ये बता रहा हूं बेटा, कैपिटल गेन के अंदर एक डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट इज 1/4/2001। अगर आप देखोगे बेटा तो CII भी यहीं से स्टार्ट हो रहा है। CII भी कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1/4/2001 से। तो एक डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना आप बार बार इस डेट की रेलेवेंस आपके सामने आएगी तो धीरे धीरे आप इस डेट से यूज्ड टू हो जाओगे। मतलब कैपिटल गेन में कुछ तो बड़ा, कुछ तो चेंज हुआ था यहाँ पर।
कुछ तो ऐसा चेंज हुआ था जिसका बहुत सारी जगह पे इंपैक्ट आएगा। जैसे कि बेटा इंडेक्सेशन पे भी इंडेक्स आया कि एसेट कितना भी पुराना हो लेकिन आप कब से ही इंडेक्सेशन करते हो उसको 1/4/2001 से। तो एक काम करते हैं, अब अपन आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा अच्छा पार्ट होगा बेटा, प्लीज सब लोग फोकस करिएगा। मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है आपका 100% फोकस, क्योंकि अगर अगले 2-3 दिन की क्लास आपने संभाल ली तो आपको बहुत अच्छा जाने वाला है। अगले 2-3 दिन की क्लास अगर आपने संभाल ली तो बहुत अच्छा जाने वाला है आपको, लेकिन संभालना आपको पड़ेगी। मैं तो आपको पूरा क्लियर करते चलूंगा, लेकिन संभालना आपको पड़ेगी। और किसी को अगर समझ नहीं भी आएगा तो उसको पूछना पड़ेगा, मतलब आपको हिम्मत दिखानी पड़ेगी, आपको पूछना पड़ेगा कि सर नहीं आया प्लीज इसको बताइए। और बाकी बच्चों को पेशेंस भी रखना पड़ेगा सबको। तो ध्यान देंगे यहाँ पर, देखिए आपके सामने एक चीज आई है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बच्चे प्लीज फोकस करिएगा। अब अपन नया स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब अब अपन नया पढ़ रहे हैं, कुछ अपन ऐसा पढ़ रहे हैं जो कि 2-3-4 दिन अपन को संभालना है। बस ये क्लियर तो सब क्लियर। COA, व्हाट डज COA मींस? और अगर अपन बात करें अपने कैलकुलेशन में कंपटीशन ऑफ कैपिटल गेन में, तो COA जनरली क्या होता है? परचेज प्राइस। बच्चे ध्यान देखिए क्या लिखा है, इफ असेट इज एक्वायर्ड बिफोर 1/4/2001। प्लीज फोकस करिएगा सभी बच्चे, क्या लिखा है? अगर असेट आपका 1/4/2001 से पहले खरीदा है तो COA क्या होगा? एक्चुअल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001। और देखिए क्या लिखा है, विच एवर इज हायर। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल आपके सामने ले रहा हूं बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है मैं आपको बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, एक असेट आपने खरीदा है 1971 में, कितने का खरीदा है? 10 लाख रुपए। दिस इज कॉस्ट। 10 लाख रुपए क्या है बेटा? कॉस्ट। ये जो असेट है इसकी फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/2001 को क्वेश्चन में गिवन होती है। क्वेश्चन में गिवन आएगी आपको फेयर मार्केट वैल्यू इज ऑन 1/4/2001। आप मुझे बताइए बेटा 10 लाख की कोई बिल्डिंग थी तो 1/4/2001 को तो उसकी वैल्यू बढ़ गई होगी। तो मैं आपके सामने बता देता हूं बेटा, उसकी वैल्यू फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001, एज ऑन 1/4। आपसे लॉजिक भी जानना चाहूंगा मैं बिना बताए। एज ऑन 1/4/2001 50 लाख है। तो बेटा आप, अगर मैं आपसे पूछूं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी, तो अगर मैं आपको कुछ नहीं बताता तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी होती? 10 लाख। लेकिन मैंने आपसे क्या बोला, आपको कॉस्ट को कंपेयर करना पड़ेगा। और किससे कंपेयर करना पड़ेगा? फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001। और व्हिचएवर इज हायर को आपको क्या ट्रीट करना पड़ेगा? कॉस्ट। तो आप मुझे बताइए यहाँ पर एक्चुअल कॉस्ट कितनी? 10। अच्छा, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 कितनी? 50। तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि व्हाट विल बी कॉस्ट, व्हाट विल बी ट्रीटेड एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? सर 50 लाख will be treated as cost of acquisition. 50 लाख will be treated as cost of acquisition. I want logic from you. मुझे आपसे लॉजिक चाहिए। मुझे लॉजिक चाहिए कि क्लास में कोई भी बच्चा हाथ उठाए और मुझे बताए कि क्या उसका लॉजिक है। नहीं बेटा, लॉजिक नहीं, कंपटीशन नहीं पूछ रहा हूं मैं, तो लॉजिक पूछ रहा हूं कि क्यों। बेटा मैं आपसे बताऊं लॉजिक किस बात का पूछ रहा हूं, पहले तो आप क्वेश्चन समझो। मैं आपसे लॉजिक इस बात का पूछ रहा हूं कि व्हाई 1/4/2001 ओनली? क्यों नहीं 1981 लिया? क्यों 1999 नहीं लिया? क्यों एक ही डेट ली है 1/4/2001? CII 1/4/2001 से स्टार्ट हुआ, आप बताएं। CII नहीं लिया इससे पहले का, आप मुझे बताइए, प्लीज फोकस करिएगा, बैठ जाइए। आप मुझे एक चीज बताइए, क्या 1/4/2001 से पहले खरीदा होता है तो आपको बेटा CII 1/4/2001 से ही मिलता है? यस और नो? तो सरकार बेटा आपको नुकसान कर रही थी। अल्टीमेटली आपको कहां से इंडेक्सेशन मिलना चाहिए था? पहले से। जैसे अगर आपने 1947 में खरीदा है तो बेटा इंडेक्सेशन भी कहां से होना चाहिए था? 1947। लेकिन उसने आपको कहां से इंडेक्सेशन करवाया? 2001-2। तो बेटा इसीलिए सरकार ने आपको एक नुकसान के साथ एक बेनिफिट भी दे दिया कि एक काम करना, जो भी उस दिन जिस दिन CII स्टार्ट हो रहा है उस दिन जो भी आपकी फेयर मार्केट वैल्यू है, यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ दैट। तो यार अगर असेट 10 लाख का खरीदा था लेकिन उसकी फेयर मार्केट वैल्यू उस दिन 50 लाख थी, तो आप कितने को कॉस्ट मानोगे? 50 लाख रुपए को, 1/4/2001 को, जो भी उसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी। और बेटा इस फेयर मार्केट वैल्यू का आप क्या करोगे? इंडेक्सेशन। मतलब कल को अगर आपको इंडेक्सेशन करना पड़ा, बच्चे ध्यान से सुनना यार, आंसर करना प्लीज करेक्टली से। कल को अगर आपको इंडेक्सेशन करना पड़ा तो आप 10 लाख का इंडेक्सेशन करोगे या 50 का ही करोगे? सर हम कितने का इंडेक्सेशन करेंगे? 50 लाख का। और मल्टीप्लाई करेंगे ट्रांसफर वाले से, और डिवाइड किससे करेंगे? 100 से, क्योंकि बेस ईयर का है। अरे यस और नो? किस किस को लॉजिक क्लियर है? मतलब आपको ये समझ आना चाहिए कि बेटा सरकार आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट रोक रही थी पहले का, तो उसने आपको किसका बेनिफिट दे दिया है? फेयर मार्केट वैल्यू का बेनिफिट। तो देखिए क्या लिखा है। अच्छा, ऐसा हर किसी केस में करना है क्या? नहीं।
कभी करना है बेटा जब असेट आपने कब खरीदा हो, 1/4/2001 से पहले। अगर आपने बहुत पहले असेट खरीद लिया तो आपको ऐसा करना है बेटा। अगर आपने असेट खरीदा है 2006 में, 2005-6 में, तो आप मुझे बताओ तो ऐसा करना है या नहीं करना? सर अगर हमने 2005-6 में असेट खरीदा है तो अगर कॉस्ट 10 है तो 10 ही है, अगर कॉस्ट 10 है तो 10 ही है। लेकिन सर अगर असेट हमने 1/4/2001 से पहले खरीदा तो सर जितने का खरीदा उसको किससे कंपेयर करेंगे? फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 और व्हिचएवर इज हायर विल बी ट्रीटेड एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। किसको ये बात क्लियर है? एब्सोल्युटली। चलिए वेरी गुड। अब बच्चे ध्यान दीजिएगा, सभी लोग फोकस करिएगा। सिंपल सी चीजें, मैं आपको कुछ भी टेक्निकल नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन आपको ये चीज समझना पड़ेगी। बेटा एक इसके नीचे नोट लिखा है, रेफर नोट नंबर 1। इस नोट को पढ़िए और एक काम करिए, क्लास में से कोई अगर मुझे समझा सकता है तो वो मुझे बता दीजिए। SDV स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। और बेटा लाल कलर से लिखा है, खतरा भी लिखा है। जब भी लाल कलर से लिखा होता है, खतरा भी लिखा होता है वहां पर, मतलब ऐसा पॉइंट जहां आप गलती करते हो। बेटा ब्लैक एंड व्हाइट ही है, लेकिन खतरा तो खतरा है ना। आप टेंशन मत लो, अभी 2-4 साल लगेंगे मुझे कलर नोट्स पे आने में, जब तक आप सीए बन जाओगे। लेकिन मतलब अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे तो जब तक आप सीए ही बन जाओगे। जी हाँ, क्या लिखा है? हाँ एक सेकंड बच्चे प्लीज ध्यान दीजिएगा। सही, उसने इंटरप्रेट सही करा है। क्या लिखा है सर? अगर 1/4/2001, बेटा प्लीज फोकस करिएगा, अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट में से क्वेश्चन पूछा जाता है, अमेंडमेंट है इसलिए प्लीज फोकस करिएगा। और खतरा भी है, आप इसमें गलती कर दोगे। अगर 1/4/2001 को आपको फेयर मार्केट वैल्यू अवेलेबल है, अगर सिर्फ फेयर मार्केट वैल्यू अवेलेबल है तो आप क्या करते हो बेटा? फेयर मार्केट वैल्यू और कॉस्ट को कंपेयर करते हो, क्या ले लेते हो? व्हिचएवर इज हायर। अरे यही करते हो, यस और नो? बेटा कल को मान लो क्वेश्चन के अंदर फेयर मार्केट वैल्यू के अलावा एक और वैल्यू दे दी जाए, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, तो बेटा पहले तो आपको फेयर मार्केट वैल्यू करेक्ट वाली कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जो कि बेटा सरकार ने बोला इन दोनों में से लोअर वाली को हम क्या मानेंगे? फेयर मार्केट वैल्यू। मतलब फॉर एग्जांपल अगर फेयर मार्केट वैल्यू 10 लाख थी और एसडीबी 12 लाख है, एसडीबी 8 लाख है, तो आप मुझे बताइए लोअर कितना होगा? 8 लाख। इस 8 लाख को हम मानेंगे आपकी फेयर मार्केट वैल्यू और इस 8 लाख को हम कंपेयर करेंगे आपकी कॉस्ट से, और इन दोनों में से हम आपको क्या दे देंगे? हायर। समझिए मेरी बात को बेटा। ये ना, ये जो लिखा है ना, ये दोनों मार्केट वैल्यू है। मैं आपको बता देता हूं अब, सीधी सी बात, सिंपल सी बात, सटीक बात। फेयर मार्केट वैल्यू बेटा नाम में ही क्या लिखा है? मार्केट वैल्यू। ये स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है ना, ये भी क्या है? मार्केट वैल्यू। बेटा ये एफएमवी मार्केट वैल्यू है आपके अकॉर्डिंग, आपके और मेरे अकॉर्डिंग, और ये एसडीबी मार्केट वैल्यू है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू गवर्नमेंट बताती है हमें। तो बेटा ये दोनों कौन सी वैल्यू है? मार्केट वैल्यू। तो हम इन दोनों में से कौन से वाले को कंसीडर करेंगे? व्हिचएवर इज लोअर। इन दोनों में से लोअर को क्या माना जाएगा? मार्केट वैल्यू। और बेटा उसको आप कंपेयर कैसे करोगे? हायर से। चलिए एक काम करेंगे, नीचे बहुत ही इंपॉर्टेंट, अभी देखिए आपको समझ आया हो या नहीं आया हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीचे आपके सामने 4 केसेस दिए हुए हैं, इस केसेस को करने के बाद आपको समझ आ जाएगा, एब्सोल्युटली क्लियर हो जाएगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए फोकस करेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में आपको टेस्ट करेगा वो, और एक एक करके एक एक केस ही देखेंगे। देखिए सब लोग का ध्यान है क्या? अच्छे से मेरे साथ ही देखना बेटा। पहला केस मेरे साथ देखना, आगे भले ही आप सोल्व कर लेना। फिर आप देखिए, कॉस्ट ऑफ असेट एक्वायर्ड इन 1997। आप मुझे बताइए अभी खरीदा या बहुत पहले खरीद लिया हमने? आप समझ रहे हो बेटा, बहुत पहले का मतलब मेरा क्या होता है? 1/4/2001 से पहले। तो असेट इज बीन एक्वायर्ड इन 1997। कितने का खरीदा भैया? 10 लाख। ये 10 लाख आपकी क्या हो जाएगी? कॉस्ट। लिखा है फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 कितनी है? 20 लाख। तो ये आपकी, एक सेकंड, ये 20 लाख रुपए आपकी क्या हो गई बच्चे? फेयर मार्केट वैल्यू। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू नॉट अवेलेबल। अगर अवेलेबल नहीं है तो दिक्कत ही नहीं है बेटा। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू नॉट अवेलेबल। आप मुझे बताओ कितनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानोगे? सर व्हिचएवर इज हायर मतलब कितनी? 20 लाख। एग्जांपल नंबर 1, केस नंबर 1, आई होप सबको एब्सोल्युटली क्लियर होगा, उसमें कुछ था ही नहीं। अच्छा केस नंबर 2,
बेटा कॉस्ट ऑफ असेट देखिए कितनी है 30। सर 30 लाख की कॉस्ट है और 20 लाख की फेयर मार्केट वैल्यू है, और आपको इन दोनों में से क्या लेना होता है? हायर। क्या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अवेलेबल है? नहीं है। तो बेटा अगर अवेलेबल नहीं है तो दिमाग ही नहीं लगाना, क्या लेना है? व्हिचएवर इज हायर। तो कितना? 30 लाख। तीसरा एग्जांपल ये है काम का एग्जांपल। बेटा यहां पर आपको पता है, देखिए आपको कॉस्ट गिवन है 10 लाख, और बेटा फेयर मार्केट वैल्यू के लिए आपको फेयर मार्केट वैल्यू भी गिवन है जो कि कितनी है 20, और बेटा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी गिवन है जो कि कितनी है 15। बेटा दो फेयर मार्केट वैल्यू नहीं हो सकती, एक ही हो सकती है, लेकिन किसको मानोगे आप फेयर मार्केट वैल्यू? इन दोनों में से लोअर। तो आप मुझे बताइए ये तो ज्यादा है, तो क्या आप इसको मान लोगे? यस। तो दिस विल बी ट्रीटेड एज फेयर मार्केट वैल्यू। और बेटा अब आप इनको कंपेयर करोगे 10 और 15, तो कौन जीतेगा? 15। तो आपकी 15 लाख क्या बन जाएगी? फेयर मार्केट वैल्यू। अभी मैं आपसे कंसेप्चुअली पूछूंगा कि आपको एग्जाम में करना कैसे है। चलिए केस नंबर 4 आप लोग मुझे बताएंगे। बेटा केस नंबर 4 कॉस्ट बताइए कितनी है? एक सेकेंड, कॉस्ट बताइए मुझे कितनी है? बेटा एसडीवी होता है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। आगे पढ़ोगे आप उसको बहुत डिटेल में, अपन पढ़ेंगे आगे। अभी के लिए फुल फॉर्म बस ध्यान रखो, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। चलिए आप मुझे बताइए कॉस्ट कितनी? 10। यहां पर लिख रहा हूं मैं, जो आप कह रहे हो यहां लिख रहा हूं, कॉस्ट कितनी? 10। अच्छा फेयर मार्केट वैल्यू, बेटा इन दोनों में से लोअर को आप क्या लेते हो? फेयर मार्केट वैल्यू। तो मुझे एक चीज बताइए, क्या फेयर मार्केट वैल्यू को आपको ऐसे सोचना पड़ेगा कि 20 और 25 विचएवर इज लोअर कितना हो जाएगा बेटा आपका? 20। तो आपकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। और यहां पर आपको इन दोनों का क्या लेना होता है? हायर। तो आप क्या ले लोगे बेटा? 20। मुझे एक चीज बताना ईमानदारी से, फोकस करिएगा बेटा। इनकम टैक्स में कई बार ऐसा होने वाला है, एक बार कंपेयर कर रहे हो या 2 बार कंपेयर कर रहे हो? समझना मेरी बात को। आज तक बेटा आप पता है कैसे कंपेयर करते आए हो? 2 चीजों को कंपेयर, आज आप 3 चीजों को कंपेयर कर रहे हो। पहले एक को कंपेयर कर रहे हो, 2 चीजों को कंपेयर कर रहे हो, क्या ले रहे हो? व्हिचएवर इज लोअर। और उसमें से जो भी लोअर आया उसको आप किससे कंपेयर कर रहे हो? ओरिजिनल वाली कॉस्ट से, और क्या ले रहे हो? व्हिचएवर इज हायर। तो मतलब 1 लेयर ऑफ कंपैरिजन है या 2 लेयर ऑफ कंपैरिजन है? सर 2 लेयर ऑफ कंपैरिजन है। और पहले किसको कंपेयर करोगे बेटा? फेयर मार्केट वैल्यू और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, और दोनों में से क्या लोगे? व्हिचएवर इज लोअर। तो जो भी लोअर आएगा फिर आप उसको किससे कंपेयर करोगे? कॉस्ट से, और क्या ले लोगे बेटा? व्हिचएवर इज हायर। क्या आपको अमेंडमेंट क्लियर है? ये बहुत ही, अभी मैं आपको बता दूं, इस अमेंडमेंट को आए हुए अभी 1 साल ही हुआ है बस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, मतलब 1-2 साल पुराने अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं 1-2 साल पुराने अमेंडमेंट, मतलब जो लेटेस्ट वाले अमेंडमेंट होते हैं आपके। अब बच्चे इधर देखिए, एक नोट लिखा है यहां पर, बस इस नोट को पढ़ लीजिए, उसके बाद कुछ अपन अच्छा पढ़ेंगे जल्दी से। क्या लिखा है? इंप्रूवमेंट डन बिफोर 1/4/2001 शुड बी इग्नोर्ड। शायद मैंने आपको कल बातों बातों में ऑलरेडी बता दिया था कि जो भी इंप्रूवमेंट आप 1/4/2001 के बाद, बेटा ध्यान देना, हर जगह एक डेट काम आ रही है, हर जगह एक डेट काम आ रही है। और अभी आपको पता है बहुत सारी कंफ्यूजन होने लगेगी उसी डेट की वजह से, लेकिन वो कंफ्यूजन धीरे धीरे मैं सब खत्म कर दूंगा। आप बस क्लास में बने रहिएगा और क्लास में पार्टिसिपेट करते रहिएगा। इंप्रूवमेंट डन बिफोर 1/4/2001 शैल बी इग्नोर्ड। मतलब यार ध्यान दीजिएगा, आपने घर खरीदा 1947 में, और उस घर के अंदर बेटा 2 फ्लोर थे। आपने बेटा 2 फ्लोर कंस्ट्रक्ट करवाए, 2 फ्लोर्स। आपने 2 फ्लोर कंस्ट्रक्ट करवाए 1980 में, इग्नोर्ड। आपने 2 फ्लोर कब कंस्ट्रक्ट करवाए? 1980 में, इग्नोर। बेटा आपने 2 फ्लोर कंस्ट्रक्ट करवाए, आपने 2 फ्लोर कंस्ट्रक्ट करवाए बेटा उसके बाद 1998 में, इसको भी क्या कर दोगे? इग्नोर। फिर बेटा आपने 4 फ्लोर कंस्ट्रक्ट करवाए 2005-6 में, इसको आपको क्या करना पड़ेगा? कंसीडर। अच्छा कोई इसका लॉजिक बता सकता है क्या? इसका लॉजिक बेटा वही बता सकता है जिसका कंसेप्ट और जिसका दिमाग थोड़ा खुल के, मतलब वो अच्छे से सोच पाता है, बहुत अच्छे से। कोई मुझे इसका लॉजिक बता सकता है क्यों कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को इग्नोर कर रहे हैं अपन? हाँ तो पहले की है, तो पहले की तो कॉस्ट भी थी, उसको भी इग्नोर किया जा सकता था। वेरी गुड सर, इस क्वेश्चन में अभी हमने जस्ट पढ़ा, अभी हमने क्या पढ़ा? वेरी गुड। क्या पढ़ा? एक्चुअल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001। आप मुझे बताइए बेटा, एक्चुअल कॉस्ट 10 लाख रुपए की रही होगी तो क्या वो 2 फ्लोर की ही रही होगी? यस। लेकिन बेटा जब आपने फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 ली होगी तो क्या वो जितने भी फ्लोर होंगे उन सब की मिला के होगी? यस। क्या उसका बेनिफिट ऑलरेडी आपको फेयर मार्केट वैल्यू के अंदर मिल चुका है? यस बेटा, एक आउट ऑफ द बॉक्स चीज थी, एक ऐसी चीज थी जो कि बहुत दिमाग से सोचने पर ही
बताई जा सकती थी और उसने परफेक्ट बताया कि सर फेयर मार्केट वैल्यू ऑलरेडी ले चुके ना, उसके अंदर वो शामिल था। अरे आप मुझे बताइए ना, 1/4/2001 को फेयर मार्केट वैल्यू उसी की होगी ना जो बिल्डिंग दिख रही होगी। तो बिल्डिंग में 2 फ्लोर दिख रहे होंगे या जितने भी बन चुके होंगे उतने पूरे दिख रहे होंगे उसके अंदर। समझ रहे हैं क्या मेरी बात? यस और नो? चलिए, इसीलिए बेटा इंप्रूवमेंट डन बिफोर 1/4/2001 को आपको इग्नोर करना होता है, क्योंकि यू आर कंसीडरिंग फेयर मार्केट वैल्यू। ठीक है, इंप्रूवमेंट डन बिफोर 1/4/2001 शुड बी इग्नोर्ड। अब मुझे एक काम करिए बेटा, इस सेक्शन को अब आगे बढ़ने से पहले तो सेक्शन नंबर 48 एक बार बहुत ही क्विक 2 मिनट के अंदर सेक्शन नंबर 48 में अभी तक अपन ने क्या पढ़ा है, प्लीज पार्टिसिपेट करेगा, प्लीज फोकस करेगा। चलिए, सेक्शन नंबर 48 कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। सेक्शन नंबर 48 कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जनरली सेलिंग प्राइस माइनस ट्रांसफर एक्सपेंस क्या आ जाएगा बेटा, नेट कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या आ जाएगा आपका, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों हो सकता है, इट विल डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ कैपिटल एसेट। अच्छा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जनरली क्या होगी, परचेज प्राइस। और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट बेटा ध्यान से सुनना, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 1/4/2001 से पहले तो इग्नोर, 1/4/2001 से पहले तो इग्नोर, 1/4/2001 के बाद तो उसको कंसीडर करना पड़ेगा। यस और नो? फिर आपने पढ़ा सेकंड प्रोविजन टू सेक्शन नंबर 48, क्या पढ़ा, अगर असेट कौन सा है, अगर असेट कौन सा है बच्चे, सर इफ असेट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट, इफ असेट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। बेटा ध्यान से सुनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक एक वर्ड उसका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेटा अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट हुआ, आपने इंडेक्सेशन कर दिया तो आपको मिलने वाले हैं 0। समझना मेरी बात। इन क्या बोला, सेकंड प्रोविजन में क्या बोला, अगर असेट कौन सा है बेटा, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है, तो सीओए को आप सीओए नहीं लोगे, क्या लोगे, आईसीओए। और सीओआई को आप सीओआई नहीं लोगे बेटा, क्या लोगे, आईसीओआई। और मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखाया, कैसे आप आईसीओए और आईसीओआई कैलकुलेट करते हो। यस और नो? चलिए, उसके बाद मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताया कि यार अगर असेट आपने 1/4/2001 के पहले खरीद लिया, मतलब बहुत पहले खरीद लिया, तो आप सिर्फ कॉस्ट को नहीं देखोगे बेटा, कॉस्ट के साथ आपको क्या भी देखना पड़ेगा, फेयर मार्केट वैल्यू किस तारीख की, 1/4/2001। मतलब आपको दो चीजें कंपेयर करनी पड़ेगी, कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज लोअर। और बेटा अगर क्वेश्चन में, बहुत ही रेयरली ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में फेयर 1/4/2001 की फेयर मार्केट वैल्यू भी गिवन है और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू भी गिवन है, फेयर मार्केट वैल्यू भी गिवन है और क्या भी गिवन है, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। तो फर्स्ट बेटा आप क्या करोगे, दोनों को कंपेयर करके व्हिचएवर इज लोअर को क्या मानोगे, फेयर मार्केट वैल्यू, और उसको आप किससे कंपेयर करोगे, कॉस्ट से, और व्हिचएवर इज हायर आपका क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्या आपको ये बात क्लियर है, पक्का? चलिए, इसके बाद अब बेटा अब आ जाएंगे थर्ड प्रोविजन टू सेक्शन 48, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से सुनना बेटा, ये जो प्रोविजन मैं आपको इंपॉर्टेंट मार्क करके पढ़ा रहा हूं ना, ये ऐसे प्रोविजन है जो आपको विदाउट इवन रिवाइजिंग पता होने चाहिए। विदाउट रिवाइजिंग मतलब थर्ड प्रोविजन अगेन वेरी वेरी, सेकंड प्रोविजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड प्रोविजन अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है नो इंडेक्सेशन। एक सेकेंड, बस सिर्फ पहली लाइन पढ़िएगा इसकी, क्या लिखा है, नो इंडेक्सेशन। अभी इससे पहले वाले प्रोविजन में आपने क्या पढ़ा, इंडेक्सेशन। क्या बोल रहा है, नो इंडेक्सेशन। एक काम करिए ना, इंडेक्सेशन आप लॉन्ग टर्म पे करते हो, शॉर्ट पे करते हो, मतलब पता है थर्ड प्रोविजन क्या बोलना चाह रहा है, बच्चे ध्यान से सुनना। थर्ड प्रोविजन बोलना चाह रहा है कि कुछ असेट लॉन्ग टर्म हो, होने दो, क्या नहीं करोगे, इंडेक्सेशन। नो इंडेक्सेशन बेटा, जिसपे जो शॉर्ट टर्म है उस पे तो वैसे ही नहीं हो रहा था, कुछ असेट पे आप करने वाले थे इंडेक्सेशन, लेकिन आपको कौन रोक देगा, थर्ड प्रोविजन। आपको तीन चीजें याद रखनी पड़ेगी, फर्स्ट इज इक्विटी शेयर्स, फर्स्ट इज इक्विटी शेयर्स, सेकंड इज इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, थर्ड इज यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। ध्यान से सुनना बेटा, सबसे पहली चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और मैं आपको बता दूं जिस सेक्शन का वहां पर रेफरेंस डाला हुआ है वो सेक्शन कैपिटल गेन का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 112A। 112A सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है कैपिटल गेन का। ठीक है, तो तीन चीजें बेटा, तीन चीजें कौन कौन सी, इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। बेटा अगर ये तीन चीजें शॉर्ट टर्म होती तो इंडेक्सेशन की कोई बात वैसे भी नहीं होती, लेकिन इन तीन चीजों के केस में लॉन्ग टर्म होने के बाद भी आपको क्या नहीं करना, इंडेक्सेशन। तो बेटा तीन चीजें कौन कौन सी, देखिए थर्ड प्रोविजन टू सेक्शन 48 आपको विद प्रोविजन नाम के साथ याद रखना पड़ेगा। कौन सा प्रोविजन है, थर्ड प्रोविजन टू सेक्शन 48। क्या बोला है, तीन चीजों पे इंडेक्सेशन कभी मत करना, तीन चीजें बेटा, कौन सा, इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। बेटा कोई भी बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा, जो आपने एक साल वाला क्राइटेरिया पढ़ा था ये उस जैसा है, सेम नहीं है, उस जैसा है सेम नहीं है, लेकिन ये उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने पढ़ा था ना एक साल वाले क्राइटेरिया में बेटा, आपने इक्विटी शेयर की जगह वहां पर पढ़ा था लिस्टेड सिक्योरिटीज, फिर आपने पढ़ा था यूनिट्स ऑफ यूटीआई और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, यहां पर भी है, यहां पर भी है, और तीसरा आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा था, यूनिट ऑफ
जीरो कूपन बॉन्ड बेटा वो वहां था, यहां पर क्या है बेटा, यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी म्यूचुअल फंड की तरह ही यूनिट होती है बेटा। देखिए आज तक मैं आपको पता है कितनी टाइप की चीजें पढ़ा चुका हूं। एक तो मैंने आपको बताया बेटा, जब आप कंपनी में पैसा लगाते हो तो शेयर्स होते हैं, यस और नो। इसके अलावा बेटा अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो तो उसकी यूनिट्स होती है। तो बेटा म्यूचुअल फंड की तरह ही होता है बिजनेस ट्रस्ट। अगर आप बिजनेस ट्रस्ट में पैसा लगाते हो तो उसकी भी क्या होती है, यूनिट्स। और बेटा इन्हीं की तरह होता है यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ये सब आप सीए फाइनल में पढ़ोगे कि क्या होते हैं, लेकिन आपको अभी के लिए सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि सब म्यूचुअल फंड जैसे ही होते हैं बेटा। आप ये समझ लीजिए कि 90-95% ये बिजनेस म्यूचुअल फंड की तरह ही होते हैं सब, बस इनके नाम अलग है। तो क्या लिखा है यार, तीन चीजें, नो इंडेक्सेशन इन केस ऑफ इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट रेफर्ड अंडर सेक्शन 112A। 112A इज मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन ऑफ कैपिटल गेन। चलिए रेफर्ड अंडर सेक्शन 112A। चलिए एक काम करिए बेटा, थर्ड प्रोविजो, क्या आपको थर्ड प्रोविजो याद हो गया है? थर्ड प्रोविजो क्या है बेटा? थर्ड प्रोविजो तीन केस में इंडेक्सेशन नहीं करना। फर्स्ट इज इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। तीन चीजों में आपको क्या नहीं करना, इंडेक्सेशन बेटा। इसके बाद बेटा फोर्थ प्रोविजो टू सेक्शन 48। अभी है ना, ये प्रोविजो पहले समझते जाइए, फिर मैं आपको याद करवा दूंगा सब कुछ। फोर्थ प्रोविजो टू सेक्शन 48 क्या बोला है? नो इंडेक्सेशन। एक सेकेंड यार, ये इंडेक्सेशन के पीछे पड़ गया। देखिए फोर्थ प्रोविजो क्या बोला है? नो इंडेक्सेशन इन केस ऑफ बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। एक सेकेंड, नो इंडेक्सेशन इन केस ऑफ बॉन्ड्स एंड डिबेंचर। मेरा आपसे क्वेश्चन, क्या बॉन्ड्स एंड डिबेंचर पे इंडेक्सेशन मिलता है? सर, नहीं, मतलब मिलना चाहिए था सर। अगर लॉन्ग टर्म था तो मिलना चाहिए था, शॉर्ट टर्म था तो इंडेक्सेशन वैसे भी नहीं मिलता। लेकिन लॉन्ग टर्म था तो क्या होना चाहिए था? इंडेक्सेशन मिलना चाहिए था। लेकिन सब्सटेंस ओवर फॉर्म, आप मतलब फोर्थ प्रोविजो पढ़ने के बाद बताइए मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा सर। किस पे नहीं मिलेगा बेटा? बॉन्ड्स एंड डिबेंचर। चलिए मेरा आपसे क्वेश्चन, क्या सिर्फ तीन चीजों पे इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा या टोटल 5 चीजें पढ़ चुके हो जहां पर क्या नहीं मिलेगा? इंडेक्सेशन। तीन चीजें बेटा थर्ड प्रोविजो में, इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। दो चीजें फोर्थ प्रोविजो में, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स। फोकस करिएगा, इंपॉर्टेंट है बेटा, ये प्रोविजो भी इंपॉर्टेंट है। टोटल 5 चीजें अभी तक आप पढ़ चुके हो जहां पर आपको क्या नहीं मिलेगा? इंडेक्सेशन। इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। ये आपने तीन चीजें पढ़ी थर्ड प्रोविजो। फोर्थ प्रोविजो में दो चीज, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। लेकिन बेटा इस चीज का एक छोटा सा एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन इतना प्यारा है कि आपको वो मतलब ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा। बेटा दो बॉन्ड्स हैं, अगर आपके पास दो बॉन्ड्स हैं, फर्स्ट बॉन्ड का नाम क्या है? कैपिटल इंडेक्सेशन बॉन्ड। नाम में ही लिखा है इंडेक्सेशन। समझिए मेरी बात को, एक्सेप्शन है मतलब क्या मिल जाएगा यहाँ पर? इंडेक्सेशन मिल जाएगा। पहले बॉन्ड का नाम ही देखिए क्या लिखा है? कैपिटल इंडेक्सेशन बॉन्ड। मतलब ये वो बॉन्ड है बेटा। सरकार ने इस बॉन्ड को शायद बनाया ही इसलिए होगा कि इस पे हम क्या दे देंगे आपको? इंडेक्सेशन। और देखिए क्या लिखा है? सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। बेटा आपको पता है सरकार डिजिटल फॉर्म में गोल्ड को प्रमोट करना चाहती थी, है ना? तो बेटा वो वहां पर ना वो एक स्कीम थी, लेकिन यार कुछ स्कीम में कैपिटल गेन लग सकता है। तो ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड वो वाली स्कीम है जहां पर कैपिटल गेन लग सकता है। तो सरकार ने क्या बोला? हम चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कैपिटल गेन लग रहा है तो लग जाए, लेकिन हम आपको इस पे क्या दे देंगे? इंडेक्सेशन का बेनिफिट। हम आपको इस पे क्या दे देंगे बेटा? इंडेक्सेशन का बेनिफिट। तो आपको ये दो चीजें याद रखनी पड़ेगी। और मैं आपको बता रहा हूं बेटा, ये दो चीजें मुझे मालूम है, कोई बच्चा नहीं भूलता है। मैं कभी भी पूछ लूंगा ना कि बॉन्ड्स और डिबेंचर पे इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, आप मुझे बता दोगे। और मैं आपसे कभी भी पूछ लूंगा उसके दो एक्सेप्शन बता दो, आप वो भी बता दोगे, है ना? क्या है बेटा? कैपिटल इंडेक्सेशन बॉन्ड और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। एक सेकेंड, सेकेंड प्रोविजो में आपने क्या पढ़ा सर? सेकेंड प्रोविजो में हमने पढ़ा कि अगर असेट लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो। सेकेंड प्रोविजो में हमने क्या पढ़ा कि अगर असेट लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है तो आपको इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। थर्ड प्रोविजो में हमने क्या पढ़ा कि बेटा सेकेंड प्रोविजो में हमने क्या पढ़ा कि अगर असेट लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है तो इंडेक्सेशन मिलेगा। फिर हमने उसके जस्ट बाद कौन से प्रोविजो पढ़े? दो प्रोविजो, थर्ड और फोर्थ। अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट है तीन प्रोविजो। थर्ड प्रोविजो में हमने तीन चीजें देखी जहां पर लॉन्ग टर्म होने के बाद भी आपको क्या नहीं मिलेगा? इंडेक्सेशन। तीन चीजें कौन कौन सी बेटा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या तीन ही चीजों पे इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा या फोर्थ प्रोविजो दो एडिशनल चीजें बताएगा जहां पर इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा? बॉन्ड्स एंड डिबेंचर पे भी इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा अकॉर्डिंग टू फोर्थ वाला प्रोविजो। और बेटा इसके दो एक्सेप्शन कौन कौन से बॉन्ड है? कैपिटल इंडेक्सेशन बॉन्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। नाम याद रखना बहुत आसान है, एक बॉन्ड के तो नाम में ही इंडेक्सेशन लिखा है, और दूसरा बॉन्ड बेटा वो गोल्ड वाला है, गोल्ड वाले में हर जगह रिलैक्सेशन है। ठीक है, तो इंडेक्सेशन आपको मिल जाएगा। इसके बाद अगर अपन बात करें फिफ्थ प्रोविजो, छोड़िए सिक्स्थ प्रोविजो विल डिस्कस विद सेक्शन 47। सेवंथ प्रोविजो आपको ऑलरेडी पता है। सेवंथ प्रोविजो आपको ऑलरेडी पता है। एक काम करता हूं, मैं आपको टेस्ट कर लेता हूं सेवंथ प्रोविजो में।
पीडीबीपी में मैंने आपको पढ़ाया था, एक चीज मैंने आपको याद करने का बोला था, फोकस करिएगा सभी बच्चे। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स मैंने आपको बताया था पीडीबीपी में डिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा। पीडीबीपी में डिडक्शन, पीडीबीपी की बात कर रहा हूं मैं, पीडीबीपी मतलब मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैंने आपको याद करने का बोला था कि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स पे पीडीबीपी में डिडक्शन मिलता है, और मैंने ये भी बोला था आप गलती करोगे इस पे। और इसी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की जब बात कैपिटल गेन में होगी तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, ऐसा बोलता है 7th प्रोविजो। देखिए क्या बोला है 7th प्रोविजो टू सेक्शन 48, एसटीटी पेड इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन इन कैपिटल गेन। अगर आप सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे कर रहे हैं तो इट विल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन। आप मुझे बताइए ना, कैपिटल गेन का तो फॉर्मेट है, और फॉर्मेट के अंदर 3 ही खर्चे तो आते हैं यार, ट्रांसफर एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो आप मुझे बताओ ना एसटीटी कौन सा एक्सपेंस था। सर एसटीटी वाज ट्रांसफर एक्सपेंस, लेकिन उसका आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि मना कर दिया है सेक्शन नंबर 48 ने। समझ रहे हैं क्या मेरी बात, यस और नो। चलिए एक काम करिए, कितने प्रोविजो मैंने आपको अभी तक बताए हैं, 2nd प्रोविजो, 3rd प्रोविजो, 4th प्रोविजो, और कौन सा वाला 7th वाला प्रोविजो। एक छोटी सी चीज मैं आपको बता देता हूं, इसके बाद अपन रिवाइज करेंगे, और इस बार आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। एक पहले छोटी सी चीज बेटा, एक आपसे ना जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपकी नॉलेज पे डिपेंड करेगा, आप मतलब आप अपनी जनरल अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग उसको बताइएगा, आंसर करिएगा। एक जनरल सा एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपके सामने। बेटा ये है बिल्डिंग नंबर 101। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए जब भी इस बिल्डिंग को आप बेचोगे, ध्यान से सुनना बेटा, क्योंकि आपने पीडीबीपी के भी अंदर एक चीज बार बार पढ़ी है, वहां पर भी इसका रिलेशन है, वहां पर भी इसका लिंक है, इसलिए प्लीज फोकस करिएगा, आप अपनी जनरल अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग आंसर करिएगा। बेटा जब मैं इस, मान लीजिए बेटा ये एपीटी की बिल्डिंग है, एपीटी बिल्डिंग प्लॉट नंबर 161। अब ध्यान दीजिए ये जो बिल्डिंग है ना, इस बिल्डिंग को मैंने 5 करोड़ रुपए में बेच दिया। तो आप मुझे बताओ मैंने बिल्डिंग बेची है, बिल्डिंग के साथ एक और चीज बेची है। नहीं बेटा गुडविल क्या है, एपीटी वहां चली जाएगी तो गुडविल भी वहां चली जाएगी, सरक जाएगी गुडविल। बेटा ध्यान से सुनना, जनरली हम बिल्डिंग अकेली नहीं बेचते बेटा, हम कोई कंस्ट्रक्शन थोड़ी बेच रहे हैं, हम पिलर थोड़ी बेच रहे हैं, ये रूफ थोड़ी बेच रहे हैं एक्सेट्रा। हम क्या बेचते हैं बेटा, लैंड एंड बिल्डिंग। तो हम 5 करोड़ रुपए जो चार्ज कर रहे हैं वो क्या सिर्फ बिल्डिंग का है? नहीं सर, वो किसका है? लैंड एंड बिल्डिंग। अच्छा इसको आप इस चीज से टैली कर सकते हो, आप मुझे ये बताइए ना, ज्यादा वैल्यू बिल्डिंग की होती है, ज्यादा वैल्यू लैंड की होती है? आपको पता है ये आप कैसे कंफर्म कर सकते हो? बेटा जब आप भोपाल के अंदर एक बंगलो लेते हो ना, तो वो बंगला आ जाता है आपका 2 करोड़ रुपए में, लेकिन जब आप मुंबई में जाते हो एक फ्लैट लेते हो ना, तो वो फ्लैट आता है 10 करोड़ रुपए का। तो कंस्ट्रक्शन की वैल्यू तो बिल्कुल नहीं है सर, कंस्ट्रक्शन की वैल्यू नहीं है बेटा, वैल्यू किसकी होती है? जगह की। और यही जगह, यही बेटा बंगलो अगर आप किसी गांव में जाके बनाओगे तो शायद 30 लाख, 20 लाख, 40 लाख में भी आ जाए आपको। आप समझिए मेरी बात को बेटा, क्योंकि वैल्यू कंस्ट्रक्शन की है ही नहीं। बीइंग सी स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए सर, कंस्ट्रक्शन बेटा जो मान लीजिए ईंट यहाँ पर 10 रुपए की है, तो मुंबई में भी ज्यादा से ज्यादा 12 रुपए की होगी, 15 की होगी यार, 20 की हो सकती है। लेकिन आप मुझे बताओ क्या इतना फर्क आ सकता है कि यहाँ पर एक बंगलो और वहां का एक फ्लैट, यहाँ का बंगलो और वहां के फ्लैट में, मतलब फ्लैट उनका बहुत ज्यादा कीमती है। फर्क पता है सिर्फ किसका होता है बेटा? जगह का। कंस्ट्रक्शन की वैल्यू बहुत लिमिटेड होती है, वैल्यू किसकी होती है? जगह की। बेटा वही जगह अगर आप मुंबई में जाके खरीदते हो ना तो आपको बहुत महंगी मिलेगी, दुबई में जाके खरीदोगे तो और ज्यादा महंगी मिलेगी, भोपाल में खरीदोगे तो लिमिटेड अमाउंट में मिलेगी, और बेटा किसी गांव वगैरह में जाके खरीदोगे तो बहुत ही कम में मिलेगी। समझ रहे हो क्या मेरी बात? यस और नो? तो आप मुझे एक चीज बताइए, आप यहाँ पर जो आप 5 करोड़ रुपए बेच रहे हो, लैंड के मतलब ये सिर्फ बिल्डिंग के हैं या लैंड एंड बिल्डिंग दोनों के हैं? ये किसके हैं सर? लैंड एंड बिल्डिंग दोनों के। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, हो सकता है बेटा लैंड आपने खरीदी हो 1947 और बिल्डिंग आपने बनाई हो 1978, तो बेटा लैंड एंड बिल्डिंग आपकी दो अलग अलग चीजें हैं। आप लैंड नहीं बेच रहे हो, आप लैंड एंड बिल्डिंग नहीं बेच रहे हो, आप बेटा आप लैंड भी बेच रहे हो, क्या भी बेच रहे हो? लैंड एंड बिल्डिंग। इसको बेटा, इसको अपन एक छोटा सा इसमें चेंज कर देता हूं। मान लीजिए बेटा आपने लैंड खरीदी थी 2005-6 में। प्लीज फोकस करिएगा, समझिएगा मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूं। आप इसको पीडीबीपी से लिंक करके मुझे बताना कि सर वहां भी ऐसा होना चाहिए था। आपने लैंड कितने की खरीदी बेटा? 2005-6 में, लेकिन बेटा बिल्डिंग आपने बनाई है मात्र 6 महीने पहले।
मतलब 2022-23 में आपने क्या बनाई है, बिल्डिंग। तो बेटा बिल्डिंग आपका लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है? बिल्डिंग की बात कर रहा हूं मैं। बिल्डिंग इज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, क्योंकि सर बिल्डिंग कितने टाइम पहले बनी है, 2 साल के अंदर। लेकिन आप मुझे बताइए लैंड क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। तो बेटा अगर ऐसा कुछ है तो आपको लैंड को अलग करना पड़ेगा, बिल्डिंग को अलग करना पड़ेगा, और कैपिटल गेन कितने बार कैलकुलेट होना चाहिए, 2 बार। उसकी वजह समझिए बेटा, वजह ये है, समझना मेरी बात, लैंड इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट इन दिस केस एंड बिल्डिंग इज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट इन दिस केस। ऐसा कभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, कुछ बहुत ज्यादा एडवांस लेवल की चीज आपको बता रहा हूं, लेकिन लॉजिकल है। आप समझ रहे होंगे क्यों। सर लैंड लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है और बिल्डिंग जो हम बेच रहे हैं वो हमारा कौन सा एसेट हो सकता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। क्या आपको ये बात क्लियर है बहुत अच्छे से, यस और नो? अच्छा बेटा अब मैं आपसे इसको पीडीबीपी से लिंक करवा के पूछ रहा हूं। बेटा आपने ये लैंड एंड बिल्डिंग बेची थी, किसी ने खरीदी होगी। आपने ये लैंड एंड बिल्डिंग बेची थी, किसी ने खरीदी होगी। बेटा मान लीजिए ये बिल्डिंग एपीटी ने बेची थी और खरीदी थी मिस्टर माज ने। अब सब लोग ध्यान देना, ये बिल्डिंग किसने बेची थी, एपीटी ने, और खरीदी किसने, बेटा मिस्टर माज। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं बेटा, मिस्टर माज यहां पर 5 स्टार होटल बनाने वाले थे। 5 स्टार होटल क्या स्पेसिफाइड बिजनेस है? यस सर, सेक्शन 35 एडी के अंदर 5 स्टार होटल कवर था, है ना। 5 स्टार होटल कौन सा था, स्पेसिफाइड बिजनेस। मेरा आपसे क्वेश्चन, मिस्टर मास को इसका डिडक्शन मिलना चाहिए, कितना डिडक्शन मिलना चाहिए सर? सेक्शन 35 एडी में 100% डिडक्शन मिलता है लैंड एंड 100% डिडक्शन मिलता है कैपिटल एसेट का, लेकिन 3 चीजों को छोड़ के, लैंड, गुडविल, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। मैंने तो आपको बताया था आपके लिए रेलेवेंट सिर्फ लैंड है। तो आप मुझे बताओ बेटा, क्या पूरे 5 करोड़ का डिडक्शन मिलना चाहिए, या 5 करोड़ में तो लैंड और बिल्डिंग दोनों खरीदी है मैंने। हो सकता है बेटा लैंड की वैल्यू हो 4 करोड़ और बिल्डिंग की वैल्यू कितनी हो, 1 करोड़। अब मुझे बताओ डिडक्शन कितना मिलना चाहिए। समझ रहे हो क्या मेरी बात? आपको इस टाइप का क्वेश्चन पीजीबीपी में पूछता भी है वो। पीजीबीपी में बेटा वो आपको बताता है कि आपने कैपिटल एसेट खरीदा 1 करोड़ का, जिसमें से 50 लाख लैंड के हैं। तो आप पता है उस 50 लाख को एक्सक्लूड करके बचे हुए 50 लाख का क्या लेते हो, डिडक्शन। मतलब आप बिल्डिंग वाले पोर्शन का क्या लेते हो बेटा, डिडक्शन। यस और नो? उसी तरीके से बेटा कल को कैपिटल गेन में ऐसा यहां पर हो सकता है, अगर टेक्निकल लेवल पे, इंटर लेवल पे मुझे नहीं लगता ऐसा कभी पूछा जा सकता है। सीए फाइनल लेवल पे ये पूछा जा सकता है कि भैया लैंड अलग, बिल्डिंग अलग हो सकती है, और अगर होगी तो आपको अलग करना पड़ेगा। अपने क्वेश्चन में ऐसा कुछ होगा नहीं बेटा, अपने क्वेश्चन में सीधा वो इसको 5 करोड़ वैल्यू बता देगा, वो हमें नहीं बताएगा लैंड कितने की, बिल्डिंग कितने की। तो बेटा आपकी वैल्यू तो कितनी है, 5 करोड़, तो खत्म बात, आप तो इसे क्या ही मानोगे, बिल्डिंग। समझ रहे हो क्या मेरी बात, यस और नो? अब एक काम करिए, एक बार जो अभी अपन ने पढ़ा है सेक्शन 48 में, इंपोर्टेंट, ये कोई काम का नहीं था आपके। सेक्शन 48 में जो अपन ने काम का पढ़ा है, एक बार वो रिवाइज करवा दीजिए, फिर मैं इस क्लास को मतलब सम अप कर दूंगा। सेक्शन नंबर 48 कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। एक सेकंड, चलिए। सेक्शन नंबर 45 सबसेक्शन 1, एनी प्रॉफिट ऑफ गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट शैल बी चार्जेबल अंडर दैट कैपिटल गेन इन द ईयर इन व्हिच सच ट्रांसफर टुक प्लेस। Section 2 clause 14 capital asset means property of any kind held by the SSE whether or not it is connected with business or profession. Any securities held by FII but it does not include stock in trade, movable personal asset, rural agriculture land in India, gold deposit bond. But it always includes jewelry, drawing, painting, sculpture, archaeological collection or any other work of art. Section 2 clause 47 transfer include capital asset means transfer includes। एक मेजर डिफरेंस दोनों डेफिनेशन में, कैपिटल एसेट मींस जो है फाइनल है, लेकिन ट्रांसफर इंक्लूड जो है इलस्ट्रेटिव है। कैपिटल एसेट ट्रांसफर इंक्लूड सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट, कंपल्सरी एक्विजिशन, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट टू स्टॉक इन ट्रेड, अलोइंग पोजीशन ऑफ ह्यूमन प्रॉपर्टी, इनडायरेक्ट ट्रांसफर, रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड। पीछे सबसे लास्ट में सेकंड जो सेंटर में बैठे बच्चे, आप मुझे बताओगे व्हाट डज इनडायरेक्ट ट्रांसफर मींस। सर हमने प्रॉपर्टी डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं करी है, कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट ट्रांसफर कर दिया जिससे प्रॉपर्टी भी इनडायरेक्टली ट्रांसफर हो गई, उस पे भी क्या लगने वाला है, कैपिटल गेन। क्योंकि बेटा कैपिटल एसेट है वो, क्योंकि कोई भी प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द एसएससी इज कैपिटल एसेट अनलेस इट इज कवर्ड इन 4 पॉइंट्स। यस और नो? तो बेटा वो सर्टिफिकेट भी आपकी क्या है, प्रॉपर्टी, उस सर्टिफिकेट के बेच देने पर ट्रांसफर माना गया है, तो आपको उसको क्या लग जाएगा, कैपिटल गेन बेच चाहिए। वेरी गुड। सेक्शन 2 क्लॉज 47 हो गया बेटा। इसके बाद नेचर ऑफ कैपिटल एसेट, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में कितने क्राइटेरिया, एक सेकंड, कितने क्राइटेरिया हैं, 3, 1 साल, 2 साल, 3 साल। 1 साल वाले में 3 एसेट एज इट इज याद रखने पड़ेंगे, लिस्टेड सिक्योरिटीज, यूनिट्स ऑफ यूपीआई और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और जीरो कूपन बॉन्ड। 2 साल वाले में बेटा 2 एसेट, अनलिस्टेड शेयर्स और इमूवेबल प्रॉपर्टी। और तीसरे वाले क्राइटेरिया में एनी अदर प्रॉपर्टी। कैपिटल गेन इज माय फेवरेट टॉपिक और ये मैं बहुत ही ज्यादा दिल से पढ़ाता हूं।
तो ये अपना हो गया क्या, अभी अपन क्या देख रहे थे, वो क्राइटेरिया 1 साल 2 साल और 3 साल वाले क्राइटेरिया, 1 साल 2 साल 3 साल। इसके बाद बेटा हमने पता है क्या देखा था, नेचर ऑफ कैपिटल एसेट हो गया। अच्छा मेरा आपसे क्वेश्चन है, एक बारीक क्वेश्चन है, कौन बताएगा, मतलब एक बारीक क्वेश्चन है, ऑलरेडी बता चुका हूं, कौन बताएगा खुद से। देखो यार एक चीज मेरी क्लास में अगर कभी आप गलत भी बता देते हो या मैं आपसे पूछ लेता हूं आप नहीं भी बता पाते तो मैं आपसे कभी कुछ बोलता नहीं हूं, ठीक है। मैं सिर्फ आपको पार्टिसिपेट करवाने के लिए सिर्फ कभी कभी खड़ा करवाता हूं। तो कौन खुद से बताएगा जो मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं, खड़े हो जाइए। बेटा एक बिल्डिंग है, एग्जैक्टली 2 साल हेल्ड करी है मैंने, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, ध्यान से सुनना बेटा, वहां पर वर्डिंग क्या थी, इफ इट इज हेल्ड अप टू 2 years शॉर्ट टर्म, 2 साल से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म, है ना, 1 साल तक है तो शॉर्ट टर्म, 1 साल से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म, 2 साल तक है तो शॉर्ट टर्म, 2 साल से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म, 3 साल तक है तो शॉर्ट टर्म, 3 साल से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म। चलिए बैठ जाइए, वेरी गुड। ये अपन ने क्या देखा था, नेचर ऑफ कैपिटल एसेट। इसके बाद बेटा सेक्शन नंबर 48 कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। सेक्शन 48 कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन विल स्टार्ट फ्रॉम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। जनरली क्या होता है बेटा, सेलिंग प्राइस माइनस क्या करोगे, ट्रांसफर एक्सपेंस, क्या आ जाएगा, नेट कंसिडरेशन। दो चीजें और माइनस करोगे, सीओए सीओआई, क्या आ जाएगा, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, डिपेंड करेगा नेचर ऑफ कैपिटल एसेट, 1 साल 2 साल 3 साल वाले क्राइटेरिया पर। यस और नो? सेकंड चीज बेटा, सेकंड प्रोविजन टू सेक्शन नंबर 48 में आपने पढ़ा कि इंडेक्सेशन करना पड़ेगा अगर असेट कौन सा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। और इंडेक्सेशन करने का मतलब क्या है, अभी आपने जो सेक्शन 48 का जो फॉर्मेट देखा उसमें आप चेंज कर दोगे, आईसीओए लोगे और आईसीओआई लोगे। कैलकुलेट करना आपको आता है, नहीं आता तो कोशिश करिएगा पहले आप अपने दोस्त से, अपने चंगू मंगू से पूछ लेना, नहीं अगर वो बता पाए तो बेटा फिर मुझसे पूछ लेना, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो बेटा ये हो गया आपका सेकंड प्रोविजो। इसके बाद थर्ड प्रोविजो, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, 3 केसेस पे इंडेक्सेशन मिलेगा ही नहीं, कुछ भी हो जाए नहीं मिलेगा। 3 केसेस, इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। फोर्थ प्रोविजो, 2 असेट पे, 2 और असेट है जिस पे क्या नहीं मिलेगा बेटा आपको इंडेक्सेशन, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। ध्यान से सुनिएगा बच्चे, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स पे इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, विद 2 एक्सेप्शन, 2 बॉन्ड्स, कैपिटल इंडेक्सेशन बॉन्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। एक एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूं, फिर क्लास को कंप्लीट कर रहा हूं, खत्म कर रहा हूं। आप मुझे बताइए, यहां पर एक असेट है, जो असेट आपने 2005-6 में खरीदा, अरे यार 5-6 के पीछे क्यों पड़ गया मैं, एक असेट है जो आपने कब खरीदा, 2011-12 में। ये 2011-12 में आपने खरीदा 10 लाख का, दिस इज योर कॉस्ट। तो मुझे बताइए इस असेट में, आपको बताऊं बेटा एक सच्चाई कैपिटल गेन के अंदर, आप जो भी कैपिटल असेट बेचने वाले हो वो अपने प्रीवियस ईयर में बेचने वाले हो, ठीक है। आपसे वो पूछी अपने ईयर का सकता है तो किस साल बेचने वाले हो बेटा, अपने प्रीवियस ईयर में। इसीलिए शायद मैंने आपको 100 वाला बेस ईयर वाला और अपने प्रीवियस ईयर वाला आपको सीआईआई याद करवाया है। और एक चीज मैं आपको बता दूंगा, एक क्लैरिफिकेशन है जो मैं आपको बता रहा था अभी तक कि आपका प्रीवियस ईयर 23-24 है, लेकिन बेटा 23-24 नहीं है, इंस्टीट्यूट ने उसको फाइनल कर दिया है, आपका 22-23 ही प्रीवियस ईयर है, ठीक है, 22-23 ही प्रीवियस ईयर है आपका। तो जो अमेंडमेंट वहां पर लिखे ना, जहां पर फाइनेंस बिल लिखा है, मैं एक बार पूरा आपके सामने करके वो हटवा दूंगा आपकी बुक में से, ठीक है। एक आध में क्लास में आधा घंटे लेके कि ये चीजें मैंने आपको अमेंडेड पढ़ाई थी, आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, वो अगले साल एप्लीकेबल होगी, अगले अटेम्प्ट में एप्लीकेबल होगी, वो समझ रहे हैं क्या मेरी बात। तो बेटा वो मैं आपको बता दूंगा। अभी के लिए आप सिर्फ क्या ध्यान रखना बेटा, आपका प्रीवियस ईयर 2022-23 है, 2022-23 इज फाइनल प्रीवियस ईयर जो आपके अटेम्प्ट में होने वाला है, इंस्टीट्यूट की तरफ से ये फाइनल है, ठीक है। आपका प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया, 22-23। मुझे ऐसा लग रहा था कि बेटा 23-24 होगा, लेकिन 23-24 नहीं हुआ, कौन सा ही एप्लीकेबल है आपके लिए, 22-23। क्लियर है आपको ये बात, है ना। अभी तक मैंने जितने भी लेक्चर लिए ना, मैंने आपको हमेशा प्रीवियस ईयर आपका 23-24 बताया, लेकिन बेटा फाइनल वाला वो गलत था, आप समझ लीजिए वो गलत था, वो मुझसे पढ़ाने में गलती हुई है। आपका सही कौन सा है बेटा, 22-23। इसलिए अगर आप याद करें, इधर देखेंगे, ध्यान देंगे, मैं आपको दिखा देता हूं जो सीआईआई मैंने आपको याद करने का बोला था। तो देखिए सीआईआई भी मैंने आपको याद करने को कौन सा बोला है, 22-23, क्योंकि अपना प्रीवियस ईयर कौन सा, 22-23, ठीक है। अगर बेटा आप अपनी बुकलेट में, मतलब कहीं भी आप अपनी नजरों के लिए लिख लेना कि आपका प्रीवियस ईयर कौन सा है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए वो। अब बेटा एक काम करिए, एक एग्जांपल आपके सामने ले रहा था, छोटा सा एग्जांपल, फिर क्लास खत्म कर रहा था। वो एग्जांपल ये था कि यार 2011-12 में आपने एक चीज खरीदी है जिसकी कॉस्ट है 10 लाख। तो बेटा इसकी कॉस्ट आप कितनी मानोगे, 10 लाख। मतलब 1/4/2001 के बाद होता है तो जो कॉस्ट होती है वही कॉस्ट होती है यार, यस और नो। सर कॉस्ट में भी कॉस्ट मानना पड़ रहा है, हाँ बेटा कॉस्ट में भी क्या मानना पड़ता है, कॉस्ट। तो देखिए ध्यान से, 2011-12 में अगर आपने कोई चीज 10 लाख की खरीदी तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या ही मानोगे, 10 लाख। लेकिन यही असेट
अगर आपने 1981 में खरीदा होता था 10 लाख का, तो बेटा आप 10 लाख को कॉस्ट नहीं मानते, इसको आपको किससे कंपेयर करना पड़ता? फेयर मार्केट वैल्यू किस तारीख की? 1/4/2001। आप समझ रहे होंगे, हर जगह ये टांग अड़ाती है। फेयर मार्केट वैल्यू कौन सी बेटा? 1/4/2001, 15 लाख। बताइए सही में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? अच्छा एक चीज दिखाऊं, आपने ऑब्जर्व किया या नहीं किया? बेटा हकीकत में कॉस्ट कितनी है? 10, लेकिन आप मान कॉस्ट कितनी रहे हो? 15। आप समझो बेटा, कॉस्ट गिवन होने के बाद भी आप उसको नहीं ले रहे हो, आप किसको ले रहे हो? कंपेयर करके कैलकुलेट कर रहे हो, और कैलकुलेट करके आप क्या ले रहे हो? उन दोनों में से जो भी होगा, विच एवर इज हायर। तो बेटा आप कितनी ले लोगे? 15 लाख। एक तीसरा एग्जांपल इसी से रिलेटेड, 1961 में आपने एसेट खरीदा 10 लाख का, और बेटा फेयर मार्केट वैल्यू आपको गिवन है 1/4/2001 की। फेयर मार्केट वैल्यू आपको गिवन है बेटा 15 लाख, लेकिन आपको इसी तारीख की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू भी गिवन है 12 लाख। तो पहले आप इन दोनों को कंपेयर करोगे और क्या लोगे? विच एवर इज लोअर। तो बेटा विच एवर इज लोअर लोगे, मतलब फेयर मार्केट वैल्यू आपकी क्या मानी जाएगी? 12 लाख। ध्यान से सुनना, फेयर मार्केट वैल्यू क्वेश्चन में लिखी थी, आपने वो नहीं ली। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इससे एग्जांपल नंबर 2 में बेटा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिखा था, आपने वो नहीं लिया। आपने तो किस अकॉर्डिंग लिया? जो प्रोविजन आपने पढ़ा कैपिटल गेन के अंदर, जो आपने सीखा उस अकॉर्डिंग। इसी तरीके से बेटा तीसरे वाले एग्जांपल में देखिए, फेयर मार्केट वैल्यू गिवन थी 15 लाख, लेकिन आप 15 नहीं ले रहे हो, आप क्या ले रहे हो? 12 लाख, क्योंकि आपने ऐसा सीखा कि अगर फेयर मार्केट वैल्यू के साथ स्टैंप ड्यूटी वैल्यू भी गिवन है तो आपको क्या लेना पड़ेगा? विच एवर इज लोअर। तो बेटा 12 लाख हो गई फेयर मार्केट वैल्यू, और कॉस्ट कितनी है? 10। तो कितना ले लोगे आप? सर 12 लाख ले लेंगे, क्योंकि एक प्रोविजन हमने ये भी पढ़ा था कि विच एवर इज हायर करना है कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू के अंदर। चलिए आई होप आपको यहां तक का क्लियर होगा। चलिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, खुश रहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस, थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। APT एजुकेटिंग इंडिया।